वेद अपने दोस्तों के साथ रात के 12 बजे अपने जन्मदिन का केक काट रहा था। वहीं दूसरी ओर सरगम अपनी फैमिली के साथ केक काट रही थी। आज उसका भी जन्मदिन था। सिर्फ मुंबई का रहने वाला था। उसके पापा की 5 स्टार होटल की चेन थी, जो कि इंडिया में ही नहीं बाहर देशों में भी थी। सिर्फ 25 साल का गोरा रंग, लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच थी और नैन नक्श तो किसी हीरो को भी मात दे दे। अमीर बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, एटीट्यूड जरूर था, जो बस लड़कियों के लिए था, क्योंकि जनाब को लड़कियों से सख्त नफरत जो थी। लड़कियां दिन भर उसके आगे पीछे डोलती फिरती, लेकिन वो कभी किसी को भाव न देता। सिर्फ अपने पापा सम्राट नारंग से बहुत प्यार करता था। उसके पापा तो उस पर जान लुटाते थे। बस वो ही तो एक दूसरे की दुनिया थे, माँ थी नहीं। और जो रिश्तेदार थे वो बस पैसों के लिए चापलूसी करते थे। सिर्फ के दोस्त भी सब पैसे वाले थे और वो सब इसी वजह से साथ थे। सिर्फ भी इन बातों को जानता था, ये सब पैसा है, जब तक साथ है, कोई दिल से साथ देने वाला दोस्त है तो वो बस उसका बचपन का दोस्त आहिल है, जो बचपन से उसके हर सुख दुख में साथ था। सरगम पुष्कर की रहने वाली थी। मम्मी पापा के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई आई थी। मुंबई में उसके भैया भाभी रहते थे। भाभी प्रेग्नेंट थी और भाई को कुछ दिन के लिए देश से बाहर किसी मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए सरगम और उसकी फैमिली को यहीं बुला लिया था, ताकि उसकी भाभी को अकेला न रहना पड़े। सरगम 24 साल की काफी सिंपल सोबर लड़की थी। छोटी छोटी आंखों में हमेशा गहरा काजल लगा कर रखती थी, जिसमें कोई भी डूबने को तैयार हो जाए। हल्का सांवला रंग, गुलाबी होंठ, गोल चेहरा किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी था। हाँ, मोहतरमा की हाइट थोड़ी कम थी, इसलिए 24 की नहीं 20 की लगती थी और लोग अक्सर धोखा खा जाते थे, लेकिन वो इसको अपना प्लस पॉइंट समझती थी। हमेशा कहती, बड़ी एज का होने के बाद भी छोटा दिखना कोई कला से कम थोड़ी है। सिर्फ फ्री होकर घर आया, सी फेसिंग आलीशान बंगला था उसका। चुपके से घर में घुस रहा था कि सारे घर की लाइट से जल उठी। लंबा सा ड्राइंग रूम, बीच बीच रखा गोलाकार सोफा। उसने नजरें उठाकर देखा तो उसके पापा और आहिल सोफे के पास खड़े थे और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। शिव के चेहरे पर स्माइल आ गई। आप दोनों कभी नहीं भूलते ना, कहकर शिव ने उसके पापा के पैर छुए। सम्राट जी ने उसे गले से लगा लिया। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, सम्राट जी ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव फिर आहिल के गले लगा। हैप्पी बर्थडे दोस्त, आहिल ने कहा। अच्छा, मैं केक लेकर आता हूँ। सम्राट जी किचन में गए। जब तक आहिल और शिव बातें कर रहे थे, सम्राट जी केक ले आए और टेबल पर रख दिया। शिव ने देखा कि सूजी के हलवे का केक है और उस पर छोटी लाल चेरी, जो मीठे पान में डालते हैं, से 25 लिखा है। शिव की आंखों में केक देखकर आंसू आ गए। बस कर बेटा, अब आंसू बहाने के दिन कब के पीछे चले गए। सम्राट जी ने शिव को संभाला। नहीं बाबा, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम आज भले ही इतने अमीर हो गए, लेकिन आप अभी भी मुझे बचपन से ही केक खिला रहे हो। इस केक की कीमत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है बाबा, शिव ने कहा और केक कट किया। केक काटकर उसने सम्राट और फिर आहिल को खिलाया। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ। आहिल ने कहा, अरे इतनी लेट कहाँ जा रहा है, यहीं रुक जा। शिव ने कहा, अरे नहीं यार, पापा की तबीयत सही नहीं है, कल जूस की दुकान पर मुझे ही बैठना पड़ेगा। आहिल ने कहा, तो शिव मान गया। शिव तू जा बेटा, इसको घर छोड़ा, इतनी रात ड्राइवर को जगाना भी ठीक नहीं रहेगा। सम्राट जी ने कहा, अरे नहीं अंकल, मैं चला जाऊंगा, आप लोग आराम करिए। आहिल ने कहा, तू मेरे लिए बोझी बली से अंधेरी आ सकता है, तो क्या मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। शिव ने कहा, ये ले, इसमें छोड़ने जाना। सम्राट जी ने ये नई चाबी शिव को देते हुए कहा, ओह माय गॉड, रेंज रोवर, माय फेवरेट कार, थैंक यू सो मच पापा, कहकर शिव सम्राट जी के गले लग गया। अच्छा, अब जा, इसे छोड़ा और ध्यान से चलाना। सम्राट जी ने कहा, जी बाबा, बाय अंकल, गुड नाइट। आहिल ने कहा और फिर दोनों बाहर निकल गए। शिव अपनी न्यू कार को लेकर काफी खुश था और आहिल उसे देखकर, अच्छा सुन, मैं तेरे आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर तू चाहे तो मैं अब भी तेरी जॉब होटल में लगा सकता हूँ। पापा भी कब से कह रहे हैं, मान जा यार, घर के हालात सुधर जाएंगे, अब अंकल भी बूढ़े हो चले हैं। शिव ने कहा, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती भी सच्ची थी भाई, कोई लोभ नहीं था उसमें, उन्होंने भी तो कृष्णा से कुछ नहीं मांगा था। आहिल ने कहा, लेकिन कृष्णा ने उनके लिए कितना बड़ा महल बनवाया था, तू तो कुछ करने नहीं देता। शिव ने कहा, क्यों, पापा को जब हार्ट अटैक आया था तो बड़े हॉस्पिटल का खर्च तूने ही तो उठाया था, सारी दवाई बिल वगैरह तूने भरा था ना शिव, और हर तीज त्योहार तू इतनी मिठाई, फल और जरूरत की चीजें लाता है, वो कम है क्या मेरे भाई। आहिल ने कहा,
कैसी बातें कर रहा है आहिल? वो मेरा भी घर है और मैं भी उस घर का बेटा हूँ। हक बनता है मेरा, पर तू उसे छीन नहीं सकता, समझा? शिव ने गुस्से से कहा। बस तो मेरे भाई, मुझे अपनी जूस की दुकान संभालने दे और कभी जरूरत पड़ी तो तू तो है ही मेरे साथ। आहिल ने कहा। हमेशा मेरे भाई, हमेशा हूँ तेरे साथ, शिव ने मुस्कुराकर कहा। आहिल का घर आ चुका था। अच्छा सुन, कल शाम में सिद्धि विनायक चलना है, हर बर्थडे की तरह भूलना मत, शिव ने आहिल से कहा। और उसके बाद माँ के हाथ के गरम गरम गुलाब जामुन याद है मुझे, आहिल ने कहा। तो शिव हंस दिया। शिव गाड़ी मुड़ाकर वापस घर की ओर निकल गया। महारानी, अब आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया हो तो अब चलें फ्लैट पर, कल निकलना है ना फिर हमें, सरगम के पापा ने कहा। पापा जी, आप लोग कल ही जा रहे हैं क्या? मुझे लगा था इनके आने के बाद ही आप लोग निकलेंगे, सरगम की भाभी ने कहा। नहीं बेटा, हम लोग कल ही शाम निकल रहे हैं, वो शर्मा जी के बेटे की शादी अटेंड करनी है ना, सरगम की मम्मी ने कहा। ये साले शर्मा जी के बेटे हमेशा टांग अड़ाने आ जाते हैं, सरगम बड़बड़ाई तो उसके भाई ने उसके सर पर चपत लगा दी। अब चल, वरना मेरी मीटिंग फ्लैट में सो जाएगी, सरगम के भाई ने कहा। तो सब कार में बैठकर फ्लैट के लिए निकल गए। अगले दिन मॉर्निंग में सरगम के भैया की फ्लैट थी तो वो जल्दी उठकर रेडी होने चले गए। क्या भाई, मैं यहाँ पुष्कर से आपके साथ बर्थडे मनाने आई थी और आप हो की मीटिंग के लिए जा रहे हो, सरगम ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी यार सरू, एंड टाइम पर मीटिंग आ गई, बट आई प्रॉमिस वापस आने के बाद सेलिब्रेट करेंगे तेरा बर्थडे, सरगम के भाई ने कहा और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सरगम भी दिन भर अपने मम्मी पापा और भाभी के साथ बिजी रही। शाम में उसका प्लान था कि वो पापा मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद सिद्धि विनायक जाएगी। भाभी को एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी थी, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया था। शाम में सरगम ने सफेद रंग का सूट और उस पर मल्टी कलर की बंदेज की चुन्नी पहनी, कान में सुंदर सुंदर बड़े बड़े झुमके, बहुत सुंदर लग रही थी सरगम। रेडी होकर आई तो पापा मम्मी और भाभी ने मिलकर उसकी तारीफ करी। सरगम को ऐसे तो कार चलानी आती थी, पर एयरपोर्ट में पार्किंग इशू की वजह से उसने टैक्सी बुक कर ली। पापा मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर सिद्धि विनायक निकल गई। उधर से भी आहिल को लेकर उसके घर के बाहर पहुंचा तो आहिल उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था, साथ में उसके माँ और पापा भी थे। सिर्फ कार से बाहर निकला और उसने माँ और पापा के पैर छुए। सिर्फ बचपन से ही आहिल की माँ को माँ कहकर ही बुलाता था, क्योंकि उन्होंने ही उसको माँ का प्यार दिया था। हमेशा खुश रहो बेटा, जो चाहे वो मिले, आहिल की माँ ने कहा। वो तो सब ठीक है माँ, फिलहाल तो मुझे गुलाब जामुन चाहिए, आपके हाथ के, वो भी गर्म गर्म, शिव ने कहा। वो तो मिल जाएंगे जब तुम दोनों मंदिर जाकर आओगे, आहिल के पापा ने कहा। शिव और आहिल दोनों मंदिर के लिए निकल गए। उधर सरगम सिद्धि विनायक के दर्शन करके निकली और अपनी खाली फूल माला की टोकरी वापस लौटाने के लिए फूल वाले के पास गई। वहीं शिव प्रसाद और फूल माला ले रहा था, तभी वहां हवा चली और सरगम का दुपट्टा शिव के चेहरे पर आ गया। शिव हटाने की कोशिश करने लगा, पर उससे नहीं हुआ तो सरगम ने दुपट्टा हटाते हुए उससे सॉरी बोला। दोनों का चेहरा उस दुपट्टे की वजह से छुपा हुआ था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए। सरगम अपना दुपट्टा हटाकर आगे निकल गई और न जाने क्यों शिव की गर्दन अचानक पीछे मुड़ी तो उसे सफेद सूट और दुपट्टे में जाती एक लड़की की धुंधली आकृति दिखी। तभी उसके पास आहिल आया। अरे कहाँ खो गया, इतनी देर लगा रहा है फूल लेने में, आहिल ने कहा। अरे बस ले लिए चल, कहकर शिव और आहिल मंदिर में चले गए। सरगम भी कुछ देर में भैया के फ्लैट पहुंच गई। देखा तो भाभी अभी भी प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी थी। आपको होटल वाले छुट्टी नहीं दे रहे क्या? ऐसी हालत में भी काम करवा रहे हैं, सरगम ने कहा। अरे नहीं सरू, ऐसा नहीं है, अभी मेरा 5वां महीना चल रहा है ना, तो मैं 7वें महीने में छुट्टी पर रहूंगी, भाभी ने कहा। ओह अच्छा, सरू ने कहा। आइसक्रीम खाओगी? मेरी बहुत इच्छा हो रही है, मैं लेकर आती हूँ फ्रीजर से, भाभी ने कहा और उठने लगी। अरे आप बैठो, मैं लाती हूँ, सरगम ने कहा और उठकर चली गई। भाभी आइसक्रीम तो नहीं है इधर, सरगम ने फ्रीजर में देखते हुए कहा। लगता है खत्म हो गई, अब क्या करें, मेरा तो बहुत मन था, भाभी ने मुंह लटकाते हुए कहा। तो सरगम को अच्छा नहीं लगा कि ऐसी हालत में भाभी को आइसक्रीम नहीं मिली। रुको मैं लेकर आती हूँ, इधर पास में ही होगा, मैंने देखा था कल रात में, सरगम ने कहा। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे अकेले कहाँ जाओगी, भाभी ने कहा। क्या भाभी, जब तक भैया नहीं आ जाते मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, सरगम ने कहा। तो भाभी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा अभी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर ले आना,
जब तक रास्ते में भीड़ भी कम हो जाएगी, भाभी ने कहा। तो सरगम वहीं बेड पर लेटकर अपने बर्थडे पर आए मैसेज के रिप्लाई करने लगी। उधर दर्शन करके शिव आहिल को लेकर उसके घर चला गया। माँ जल्दी ले आओ गुलाब जामुन, अब इंतजार नहीं हो रहा, शिव ने कहा। तो अंदर से माँ गुलाब जामुन ले आई। आहिल के पापा जूस की दुकान संभालने गए थे, जो कि उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर थी, इसीलिए तीनों ने ही मिलकर गुलाब जामुन खाए। बेटा मैं बूढ़ी हो चली हूँ, अब नहीं बनते ये गुलाब जामुन मुझसे, अब तुम दोनों अपने लिए लड़की ढूंढ लो, माँ ने कहा। तो आहिल और शिव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या माँ, अभी तो मैं बच्चा और मुझे नहीं करनी है शादी वादी, आप तो जानती ही हो, शिव ने कहा। कब तक पुरानी बातों के बोझ की वजह से अपने दिल को चोट पहुंचाता रहेगा, माँ ने कहा। तो आहिल बीच में बोल पड़ा, आज के दिन पुरानी बातें ना ही करें तो बेहतर है, आहिल ने कहा। तभी शिव के फोन पर सम्राट जी का फोन आया और उन्होंने शिव को घर आने के लिए कहा। शिव दोनों को बाय कहकर वहाँ से निकल गया। उधर सरगम ट्रैफिक कम होने की वजह से कार लेकर आइसक्रीम लेने के लिए निकल गई। पास वाली दुकान बंद थी। उसने आसपास पूछा तो किसी ने थोड़ी ही दूरी पर दुकान होने का बताया। सरगम आगे जाकर आइसक्रीम लेने के लिए निकल गई। वापस आइसक्रीम लेकर मुड़ी ही थी कि जल्दबाजी में गलत टर्न ले लिया। वापस मोड़ ही रही थी, धड़ करके आवाज आई। सरगम की गाड़ी किसी और की गाड़ी से टकरा गई थी। मेरी गाड़ी, सरगम जोर से चिल्लाई और कार से बाहर निकली। शिट, ये क्या कर दिया मैंने, शिव ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा और फिर कार से बाहर निकला। ये क्या किया तुमने, मेरी कार ठोक दी, आंखें हैं या बटन, सरगम शिव को देखकर चिल्लाई। ओ हेलो, गलत साइड तुमने मोड़ी थी गाड़ी और चिल्ला मुझ पर रही हो, और शायद न तुम्हारी आंखों में बटन है, इसलिए तुम्हें अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही, शिव ने भी रौब झाड़ते हुए कहा। सरगम को अपनी गलती पता थी। गलती से जल्दबाजी में उसने गलत टर्न ले लिया था, लेकिन फिर भी वो पीछे रहने वाली कहाँ थी, अपनी बात पर अड़ी रही। ओ मिस्टर, मुझे ना अपनी बातों में मत उलझाओ, समझे, सीधे सीधे मैकेनिक के पास ले जाकर मेरी कार का डेंट निकलवाओ, सरगम ने कार पर पड़े डेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस, एक तो गलती तुम्हारी है, ऊपर से मुझे अपनी कार का डेंट निकलवाने के लिए बोल रही हो, शिव ने गुस्से से कहा। तुम्हारी माँ ने लगता है तमीज नहीं सिखाई कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं, सरगम ने कहा। माँ शब्द सुनते ही शिव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लिसन यू, मेरा गुस्सा बढ़े उससे पहले अपनी ये 2 कौड़ी की कार लेकर निकल जाओ, वरना अभी तो सिर्फ डेंट पड़ा है, थोड़ी देर और रुकी ना तो गाड़ियों के कब्रिस्तान में मिलेगी, अपनी कार फिर ढूंढती रहना। शिव की आंखों में गुस्सा था। सरगम को भी गुस्सा आ गया। वो शिव की कार के पास गई और जमीन से एक पत्थर उठाया और हेडलाइट पर दे मारा। ये क्या किया तुमने, समझती क्या हो तुम अपने आप को, शिव ने सरगम की बाजू जोर से पकड़ ली, अपने पास खींचा। मेरी कार को 2 कौड़ी की कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, सरगम ने गुस्से से शिव की आंखों में देखते हुए कहा। शिव कुछ कहता उससे पहले वहाँ ट्रैफिक पुलिस का एक इंस्पेक्टर आ गया। क्या हो रहा है, इंस्पेक्टर ने कहा। सर देखिए ना, इसने मेरी कार ठोक दी, सरगम ने मासूमियत से कहा। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि लड़की की मासूमियत के आगे सब पिघल जाते हैं, और यहाँ सरगम की मासूमियत के आगे वो ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर भी पिघल गया। सर आप जानते नहीं हैं, गलती इसकी थी, गलत टर्न इसने लिया था, शिव ने अपनी बात रखी। रुक जा बेटा, पहले अपना लाइसेंस दिखा, इंस्पेक्टर ने कहा। तभी शिव को याद आया कि उसका लाइसेंस तो पुरानी कार में रह गया। तभी सरगम ने उछलते हुए अपना लाइसेंस इंस्पेक्टर को दिखा दिया। तो शिव ने गुस्से से उसको देखा। हाँ भाई, लाइसेंस, इंस्पेक्टर ने कहा। तो शिव बोला, नहीं है मेरे पास लाइसेंस। हाँ, लाइसेंस नहीं है मतलब बिना लाइसेंस के कार चला रहे थे। देखिए सर, सरगम ने थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हुए कहा। आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, शिव ने कहा। ना ही तेरे में इंटरेस्ट है, ना ही तेरे बाप में, ज्यादा रौब दिखाया ना तो लॉकअप में डाल दूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। देखिए सर, मेरी गलती नहीं है, गलती इसी लड़की की है, इसने गलत टर्न लिया और मेरी गाड़ी से टकरा गई, शिव ने वापस उस इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहा। वो सब ठीक है, लेकिन तुम बिना लाइसेंस के हो, चालान तो काटना पड़ेगा, उस इंस्पेक्टर ने कहा। मैडम आपको कोई कंपनसेशन चाहिए अपनी कार के लिए, उस इंस्पेक्टर ने कहा। एक्सक्यूज मी, एक तो गलती इसकी है और आप इससे कंपनसेशन के लिए पूछ रहे हैं, शिव ने बीच में बोला। तुमसे नहीं पूछा है, चुप रहो, उस इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, बस आप इनका चालान काट दो ताकि अगली बार याद रहे, सरगम ने शिव की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, जो कि उसे ही घूर रहा था। सरगम वापस कार में बैठ गई। इस बार तो छोड़ दिया इसको, अगर अगली बार मिला तो बताऊंगी कि किससे पंगा लिया है, सरगम ने कहा और वहाँ से निकल गई।
उधर शिव ने चालान के पैसे दे दिए और वहाँ से निकल गया। अरे इतनी देर कहाँ हो गई थी सरू? सरगम की भाभी ने पूछा। सरगम को जो भी हुआ वो भाभी को बताना सही नहीं लगा। अरे नहीं भाभी, वो तो इधर पास वाली शॉप खुली नहीं थी ना, इसलिए आगे चली गई थी। सरगम ने कहा। लो ये सब छोड़ो, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ। सरगम ने आइसक्रीम भाभी को देते हुए कहा। अच्छा कल होटल चलोगी मेरे साथ? भाभी ने कहा। अरे बिल्कुल चलूंगी, घर पर बोर होने से तो अच्छा है, सरगम ने कहा। दोनों फिर मस्ती से आइसक्रीम खाने लगे। उधर शिव गुस्से में घर पहुंचा। अरे बर्थडे बॉय क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? शिव के बाबा ने पूछा। बाबा आज एक लड़की की हिम्मत तो देखिए, खुद ने गलत टर्न लिया, ऊपर से मेरे से उलझ रही थी और उसने मेरी कार की हेडलाइट भी फोड़ दी, शिव ने गुस्से से कहा। शिव की बात सुनकर उसके बाबा जोर से हंसने लगे। बाबा आप हंस रहे हो? एक तो उसने मेरी कार की हेडलाइट फोड़ दी और आप हंस रहे हो? शिव ने हैरानी से कहा। बेटा पहली बार तुझे कोई टक्कर की लड़की मिली, शिव के बाबा ने कहा। बाबा, शिव ने थोड़े गुस्से से कहा। अरे बेटा सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा गुस्सा छोड़, खाना खाते हैं, शिव के बाबा ने कहा। दोनों जने खाना खाने बैठ गए। शिव कल मुझे मॉर्निंग में दिल्ली जाना है एक मीटिंग में, कल शिलोंग वाले क्लाइंट आएंगे, वहाँ अपन होटल खोल रहे हैं, तो तू उनसे मीटिंग कर लेगा क्या? शिव के बाबा ने कहा। जी बाबा, शिव ने कहा। खाना खाने के बाद दोनों उठे और अपने अपने रूम में जाने लगे। तभी शिव उसके बाबा के पास गया। बाबा आज मैं आपके रूम में सो जाऊं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, शिव ने कहा। अरे प्रॉब्लम कैसी, आजा बेटा, शिव के बाबा ने कहा। तो शिव उनके रूम में चला गया। दोनों अगल बगल में बैठ गए। शिव, बाबा आपसे एक बात पूछूं? सम्राट जी, हाँ बेटा पूछ। शिव, माँ ने हमें क्यों छोड़ा था, सब कुछ तो सही चल रहा था ना? सम्राट जी, बेटा शायद किस्मत में यही लिखा होगा, उसको जाना था वो चली गई। शिव, हम सम्राट जी क्या हुआ बेटा, आज अचानक माँ की बात छेड़ दी तुमने? शिव ने अपने बाबा को सरगम वाली बात नहीं बताई, वो उसके बाबा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। शिव, नहीं बाबा बस ऐसे ही। सम्राट जी, अच्छा अब सो जा, रात हो गई है। शिव, जी बाबा। दोनों जने सो गए। अगली सुबह सम्राट जी एयरपोर्ट के लिए निकल गए। शिव भी रेडी होकर होटल पहुंच गया। उधर सरगम भी अपनी भाभी के साथ होटल पहुंच गई। सरगम ने व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी थी। जिस होटल में सरगम की भाभी निकिता काम करती थी वो होटल सम्राट जी का ही था। सम्राट जी ही पूरा एम्पायर संभालते थे और शिव कभी कभी उनकी गैर मौजूदगी में काम संभाल लेता था। सरगम की भाभी निकिता तो काम में बिजी हो गई और उन्होंने सरगम को होटल घूमने के लिए बोल दिया। सरगम पूरे होटल को देख रही थी। होटल बहुत बड़ी थी और सुंदर थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार उसने 5 स्टार होटल को अंदर से देखा था, उसे बहुत मजा आ रहा था। घूमते घूमते वो पूल साइड पहुंच गई। वो वहाँ शिव को देखकर हैरान थी। ये मेढक यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा मौका है, इसको मजा चखाती हूँ, सरगम ने कहा और उसकी तरफ बढ़ गई। शिव उस वक्त अकेला था वहाँ और अपने क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। शिव पुल के पास वॉक कर रहा था कि तभी सरगम वहाँ आई। शिव कुछ बोलता उससे पहले ही उसने शिव को पानी में धक्का दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? शिव ने गुस्से से कहा। क्यों मेढक, अब मजा आया ना? कल मेरी कार को 2 कौड़ी की कहा था ना, अब भुगतो, सरगम ने कहा। तभी शिव डूबने लगा। सरगम डर गई और इधर उधर मदद के लिए देखने लगी। सुबह का वक्त था इसलिए वहाँ से कोई नहीं दिखा। वो खुद शिव को बचाने के लिए कूद पड़ी। वो शिव को ढूंढ रही थी कि तभी पानी के बीच में से शिव निकला और उसने सरगम का हाथ पकड़ लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को पानी में? अच्छा नहीं किया मुझे पानी में गिराकर, शिव ने उसका हाथ और जोर से कसकर पकड़कर कहा। तभी वहाँ उसके क्लाइंट आ गए। शिव जल्दी से बाहर निकला। सरगम बस वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। शिव ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। तभी उसे समझ में आया कि सरगम ने सफेद टॉप पहना है और उस वजह से उसका टॉप ट्रांसपेरेंट हो गया है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। शिव ने वहाँ खड़े एक गार्ड से कहकर सरगम के लिए एक तौलिया भिजवा दिया और खुद अंदर कपड़े चेंज करने चला गया। सरगम बाहर आई। उसे नहीं पता था कि शिव ने उसके लिए तौलिया भेजा था। वो शाम को जब भाभी के साथ निकल रही थी तो उसने पार्किंग में शिव की कार देखी। ये तो शायद उसी बंदर की कार है, सरगम ने मन में कहा। तभी उसकी भाभी को किसी ने अंदर आने को कहा। होटल के बाहर कुछ गली के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। वो बाहर उनके पास चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में बैट था। उसने शिव की कार का कांच फोड़ दिया। अब उसके दिल में सुकून था।
हेलो शिव, यार मुझे ना अकाउंट से रिलेटेड थोड़ा काम था। तेरा अकाउंटेंट होटल ही है क्या? अभी तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। आहिल ने फोन पर शिव से कहा, अरे आज मैं होटल में ही हूँ, तू आ जा, फिर साथ ही निकल जाएंगे। और हाँ, जल्दी आना, शाम हो रही है तो अकाउंटेंट को जाना भी है। फिर शिव ने कहा, हाँ बस मैं पहुँच रहा हूँ, कहकर आहिल ने फोन कट कर दिया। बेचारा शिव, उसको तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसकी कार के साथ हुआ क्या है। उधर सरगम अपनी भाभी के साथ घर पहुंच गई और खाना बनाने में उनकी हेल्प कर रही थी। तभी आलू काटते काटते ख्यालों में गुम हो गई। अब तक तो उस मेढक ने अपनी कार देख भी ली होगी, अब रो रहा होगा कहीं मुंह छुपाकर। अब हुआ मेरा बदला पूरा। सरगम मन ही मन खुश हो रही थी। अरे सरू, आप कहाँ खोई हुई हो कब से? सब कुछ ठीक तो है ना? सरगम की भाभी ने पूछा। अरे भाभी, सब बढ़िया ही बढ़िया है। सरगम के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उधर शिव की होटल में आहिल पहुंच गया था और अकाउंटेंट से बात कर रहा था। शिव वहीं बैठा अपने में कुछ सोच रहा था। अगर आज से लोग वाले क्लाइंट नहीं आते ना, तो उस गुंडी लड़की को मजा चखा था। शिव ने मन ही मन गुस्से से कहा, शिव चले, काम हो गया। आहिल ने शिव को आवाज लगाई, शिव कहाँ खोया है भाई? तुझे कब से बोल रहा हूँ। आहिल ने वापस बोला, हाँ तूने कुछ कहा क्या? शिव ने कहा। तो आहिल ने अपना माथा पकड़ लिया। मैं कह रहा था चले, काम हो गया। हाँ चल चलते हैं। सब ठीक तो है ना? क्या सोच रहा था? आहिल ने शिव से पूछा। तो हाँ सब ठीक है, कहकर शिव ने बात खत्म कर दी। दोनों कार पार्किंग में पहुंचे और बेचारे शिव की नजर जब कार पर पड़ी तो उसकी तो चेहरे की हवाइयां ही उड़ गईं। कार के बोनट पर और आसपास शीशे के टूटने की वजह से शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने जोर से वॉचमैन को आवाज दी। वॉचमैन भी दौड़कर उसके पास आया। तुम्हें यहाँ किसके पैसे दिए जाते हैं? ध्यान रखने के लिए या सोने के लिए? शिव ने गुस्से से कहा। आहिल भी सब सुन रहा था, लेकिन इस वक्त शिव का गुस्सा होना जायज था, इसलिए वो भी बीच में नहीं बोला। क्या हुआ बाबा? वॉचमैन ने डरते हुए पूछा। ये मेरी कार की हालत किसने करी? शिव ने पूछा। बाबा मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ और किसने किया, वॉचमैन ने कहा। मुझे ये जरूर उस गुंडी लड़की का काम लग रहा है, वो ही ये सब कर सकती है बदला लेने के लिए। शिव ने कहा तो आहिल पूछ बैठा, कौन गुंडी लड़की? शिव, और तू कब से ऐसी टोन में बात करने लगा? आहिल ने पूछा। अरे यार, है एक लड़की जिसने जीना हराम कर रखा है। जब से मिली है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है, शिव ने गुस्से से कहा। तभी उसकी नजर वहाँ पोर्चे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। देखो जाकर कंट्रोल रूम में कि किसने किया है ये सब, शिव ने वॉचमैन को कहा। तभी आहिल की नजर वहाँ पड़ी कार की बॉल पर गई। रुको एक मिनट, आहिल ने कहा और अपने हाथ से बॉल दिखाते हुए कहा, ये देखो बॉल। हो सकता है कि बच्चों के क्रिकेट खेलते टाइम बॉल इधर आ गई हो, आहिल ने कहा। हाँ बाबा, पास में खाली मैदान होने की वजह से आसपास के बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं, वॉचमैन ने कहा। ठीक है, अपने काम पर जाओ वापस और होटल के ड्राइवर को बोलो मुझे कार लाकर दे और मेरी कार को सर्विसिंग सेंटर पर डाल दे। मैं उनसे बात कर लूंगा कि क्या क्या सही करना है, शिव ने वॉचमैन को कहा। बच्चों की बॉल गलती से पार्किंग में आने की वजह से सरगम बच गई, वरना अगर आज शिव सीसीटीवी फुटेज देख लेता तो सरगम के साथ न जाने शिव क्या करता। ड्राइवर दूसरी कार ले आया था और शिव और आहिल उसमें बैठ गए थे। हो ना हो, मुझे उस गुंडी लड़की पर ही शक है। शिव को अभी भी सरगम पर ही शक था। अरे कौन है ये लड़की? कब से बोल रहा है तू? आहिल ने थोड़ा खींचकर कहा। शिव ने पूरी बात आहिल को बता दी। अरे बाप रे, ये तो सही में खतरनाक है यार, आहिल ने कहा। खतरनाक क्या, शैतान की नानी है नानी, नाक में दम कर रखा है, शिव ने गुस्से से कहा। पर मानना पड़ेगा शिव, पहली लड़की मिली जो तेरे से पंगा ले रही है, बाकी तो सब तेरे आगे पीछे मंडराती हैं, आहिल ने हंसते हुए कहा। तो शिव भी मुस्कुरा दिया। वैसे एक बात है, कहते हैं कोई आपसे बार बार टकराए तो शायद उनका मिलना भगवान ने तय किया होता है, आहिल ने कहा। अरे भाई, उससे अब कभी नहीं मिलना मुझे। अब तुझे जल्दी से घर छोड़ देता हूँ, फिर बाबा को एयरपोर्ट से लेने आता हूँ, शिव ने कहा। पता है कभी कभी तुझे देखकर फक्र होता है, आहिल ने कहा। क्यों? तेरे जैसे कितने ही अमीर बाप की औलादे हैं इस शहर में, सब एक से बढ़कर एक बिगड़ैल, लेकिन तू सबसे कितना अलग है ना, आहिल ने शिव से कहा। अरे भाई, मैं बचपन से अमीर थोड़ी हूँ, मैंने जिंदगी के हर रंग देखे हैं, इसलिए बस मेरे पंख जमीन में ही हैं,
शिव के उत्तर से आहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिव ने आहिल को उसके घर उतारा, फिर शिव एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर आकर वो खड़ा हो गया। सम्राट जी बाहर निकले तो उनकी नजर शिव पर पड़ी तो वो खुश हो गए। व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, तू यहाँ? सम्राट जी ने कहा। लाइए अपना बैग पहले इधर दीजिए। हाँ, वो मैंने सोचा आपको लेकर ही चलता हूँ साथ, शिव ने कहा। दोनों जने कार में आकर बैठ गए थे। कैसी रही आपकी मीटिंग बाबा? अच्छी रही, बहुत अच्छे से डील अपने हाथों में आ गई। चलो बढ़िया हुआ, आज डिनर बाहर ही कर लें, शिव ने सम्राट जी की तरफ देखते हुए कहा। अपनी फेवरेट प्लेस पर? सम्राट जी के चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा। शिव ने कार चौपाटी की तरफ मोड़ दी और वहाँ पर एक पाव भाजी के ठेले के पास जाकर बैठ गए। काका 2 पाव भाजी लगा दो, शिव ने ठेले वाले से कहा। क्या सर, इतने अमीर हो गए हैं फिर भी इतने सालों से इधर ही आ रहे हैं? उस ठेले वाले ने कहा। वो क्या है ना काका, आपकी पाव भाजी का स्वाद कहीं नहीं मिलता है, सम्राट जी ने कहा। तो काका मुस्कुरा दिए और 2 पाव भाजी की प्लेट रख के चले गए। वैसे शिव, ये कार क्यों लेकर आया है तू? नई कार को क्या हुआ? सम्राट जी ने कहा। वो बाबा, एक्चुअली एक फ्रेंड को जरूरत पड़ गई थी इसलिए उसे दे दी है, कल या परसों तक लाकर दे देगा वो, शिव ने सम्राट जी से झूठ बोल दिया। दोनों बाबा बेटे खाने के बाद घर आ गए। घर में 2 ही जने होने के कारण दोनों ने ज्यादा नौकर नहीं रखे थे। अगली सुबह सरगम की भाभी ने उसे साथ होटल चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। अरे आप अकेले घर में क्या करेंगी, चलो ना होटल, सरगम की भाभी ने कहा। अब वो भाभी को कैसे बताती कि उसने जो रायता फैलाया था उससे डर रही थी वो, कहीं शिव उसे मिल गया और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। इसी के डर की वजह से वो नहीं जा रही थी होटल। भाभी आप प्लीज जाओ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, सरगम ने कहा। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, कहकर सरगम की भाभी चली गई। सरगम अब अकेली बैठी बोर हो रही थी। बिल्डिंग में किसी को जानती भी नहीं थी। उसको भूख लगने लगी तो वो मैक्रोनी बनाने उठी। अरे ये क्या, सब्जियां तो है ही नहीं, अब जाकर लानी पड़ेंगी, सरगम ने कहा और बाहर चली गई। इस बार उसने छोटे शॉर्ट्स पहन रखे थे। उधर शिव को फोन आया कि उसकी कार ठीक हो गई है, इसलिए वो उसे लेने के लिए निकला। कल पता नहीं आहिल ऐसे क्यों बोल रहा था कि जो लोग बार बार टकराते हैं उनका मिलना भगवान ने लिखा होता है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बोलता है। शिव मन ही मन सोच रहा था, तभी एक बच्चा सामने आ गया और उसने कार को दूसरी तरफ मोड़ दी और तभी उसकी गाड़ी किसी से भिड़ गई। वो सरगम थी। उसकी सारी सब्जियां और वो भी नीचे गिर गई। टक्कर के मारे उसके पैर में लगी थी। दर्द के मारे उसकी आह निकल गई। शिव दौड़कर कार के बाहर आया। तुम जान करके मुझे टक्कर दी ना तुमने, सरगम ने शिव को देखते हुए कहा। देखो, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो एक बच्चे को बचाने की वजह से मुझे गलत टर्न लेना पड़ा, शिव ने कहा। इस बार उसे अपनी गलती का एहसास था। इस बार तो मैं बिल्कुल सही चल रही थी, गलती भी नहीं थी मेरी, सरगम ने मासूमियत से कहा। लुक लेट मी हेल्प यू, शिव ने कहकर उसकी बिखरी सब्जियां उठाने लगा। तभी उसकी नजर वहाँ खड़े लड़कों पर गई जो सरगम की टांगों को घूर रहे थे। क्या घूर रहे हो तुम लोग, पहली फुर्सत में निकलो इधर से, शिव ने उनको गुस्से से कहा। तो वो लोग वहाँ से निकल गए। शिव ने सब्जी उठाने के बाद सरगम को देखा जो अभी भी नीचे गिरी थी और उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। शिव उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी सरगम की चीख निकल गई। सॉरी, दर्द हो रहा है क्या, शिव ने सरगम की तरफ देखा। हाँ, उठते ही पैर में दर्द हो रहा है, सरगम ने कहा। शिव उसके नजदीक गया, उसको गोदी में उठाया और कार में बैठा दिया। बेचारी सरगम कुछ बोल भी नहीं पाई। दर्द से परेशान जो थी, शिव आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं, शिव ने कहा। नहीं, मुझे बस घर तक छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, सरगम ने कहा। सरगम उसको रास्ता बताने लगी। वैसे तुम्हारी वो कार कहाँ गई, सरगम ने अनजान बनते हुए कहा। वो रिपेयरिंग पर गई है, शिव ने कहा। मुझे लग तो रहा है ये सब इसने ही किया है, बट ऐसी हालत में कुछ कहूंगा तो ये गुंडी तमाशा न करने लगे, शिव ने मन में सोचा। बस रोक दीजिए, सरगम ने कहा। तो शिव ने कार का ब्रेक लगा दिया। तुम जाओगी कैसे ऊपर तक, शिव ने कहा। मैं मैनेज कर लूंगी, थैंक यू, सरगम ने कहा और कार के बाहर पैर रख दिया। ठीक है, और ये तुम्हारी सब्जी, शिव ने सरगम को सब्जी की थैली पकड़ाते हुए कहा। सरगम जैसे ही एक कदम चली और लड़खड़ा गई। शिव दौड़कर आया और उसे संभाल लिया। ऊपर कोई है हेल्प करने के लिए तुम्हारी जो नीचे आ जाए,
शिव ने कहा, नहीं मैं अकेली हूँ अभी। सरगम ने कहा, मैं छोड़ दूं, ऐसी हालत में कैसे जाओगी? शिव ने कहा। सरगम ने शिव की आंखों में देखा। शिव को उसकी आंखों में सहमति दिखी तो वो आगे आया। उसने सरगम को गोदी में उठा लिया। सरगम ने एक हाथ शिव के गले में डाल दिया था और एक हाथ में सब्जी पकड़ रखी थी। लिफ्ट खराब होने की वजह से शिव को सरगम को लेकर सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। फ्लैट आते ही सरगम ने शिव को नीचे उतारने के लिए कहा। शिव ने सरगम को नीचे उतारा। सरगम लॉक खोलने लगी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिव जाने लगा था। सुनो मेढक, अंदर तो आओ, इतने ऊपर तक आ गए हो, थक गए होगे। सिट सॉरी, तुम्हारा नाम नहीं पता था इसलिए वो मुंह से निकल गया। सरगम ने कहा, शिव, मेरा नाम शिव है। शिव ने कहा, और मेरा नाम सरगम, आइए अंदर। सरगम ने कहा तो शिव सरगम के साथ अंदर आ गया। सरगम भी गेट का सहारा लेकर चल रही थी। शिव वहाँ रखे सोफे पर बैठ गया और सरगम वहाँ रखे दीवान पर। मैं पानी लेकर आती हूँ, सरगम ने उठते हुए कहा। रुको, मुझे बता दो, मैं लेकर आता हूँ, शिव ने कहा। सरगम ने उसे किचन बताया तो शिव पानी ले आया। तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? शिव ने कहा, नहीं, मेरे भैया भाभी यहाँ रहते हैं, मैं तो पुष्कर से हूँ, बस कल निकल जाऊंगी। सरगम ने कहा, तो फिर तुम होटल में क्या कर रही थी? शिव ने कहा, क्यों, आपके पापा का होटल है क्या? वहाँ किसी को आने की परमिशन नहीं है क्या? सरगम ने कहा। शिव ने सर पकड़ लिया। इस गुंडी से कुछ भी पूछना मत, शैतान को याद करने जैसा है। शिव ने मन में कहा, मैं चलता हूँ अब, अपना ध्यान रखना। शिव ने कहा और निकल गया। बेचारा इतना बुरा भी नहीं था, फालतू मैंने इसकी कार का कांच फोड़ा। सरगम ने शिव को जाते हुए देखते हुए कहा, अच्छा है ये जा रही है, आखिरी बार था जो मैं इससे मिला। शिव ने वहाँ से निकलकर अपने आप से कहा। लगभग 1 साल बाद सरगम वापस पुष्कर आने के बाद मुंबई नहीं गई। उसकी भाभी की डिलीवरी भी पुष्कर से हुई थी तो मुंबई जाने का काम न पड़ा। उधर शिव भी अपने पापा के बिजनेस में हाथ बढ़ाने लगा। लगभग दोनों एक दूसरे को भूल ही गए थे। पुष्कर 1 जुलाई, पापा प्लीज मान जाओ ना, जाने दो ना, सैलो ट्रिप पर, बर्थडे पर यही गिफ्ट दे दो, अभी मौका है, बाद में कब जा पाऊंगी, अब तो एमकॉम भी कर लिया है मैंने, प्लीज ना पापा। सरगम अपने पापा के आगे पीछे डोल रही थी। बेटा, मुझे ये अकेले ट्रिप पर जाना, क्या बोलते हैं ये, सैलो ट्रिप, समझ नहीं आता, ऐसे कैसे तुझे अकेले भेज दें, तू कभी कहीं गई भी नहीं है अकेले। सरगम के पापा ने कहा, बस वो ही तो पापा, आप सबने हमेशा मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा है, अकेले जाने से मुझे दुनिया देखने को मिलेगी। सरगम ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, तो हमारे साथ चलना, वैसे भी 9 जुलाई का तेरा बर्थडे है, अपन चलते हैं कहीं। सरगम के पापा ने कहा, नहीं जाना कहीं भी, जाने दो। सरगम ने उदास होकर कहा और अपने रूम में चली गई। शाम के खाने में भी बहुत मुश्किल से ही बाहर आई। डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी। सोचा है कहाँ जाना है, सेलो ट्रिप पर। सरगम के पापा ने कहा, तो आप मान गए पापा मेरी सेलो ट्रिप के लिए? सरगम ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, हाँ, अब मेरी प्रिंसेस नाराज है तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। सरगम के पापा ने कहा, शिल्लोंग, मुझे शिल्लोंग जाना है पापा, अपना बर्थडे भी वहीं मनाऊंगी। सरगम ने कहा, ठीक है जाओ, पर एक शर्त पर, अपना ध्यान रखना पड़ेगा और रोज फोन करना पड़ेगा। सरगम के पापा ने कहा, हाँ पापा, सब शर्त मंजूर, मैं अभी फ्लैट बुक कर लेती हूँ और होटल भी देख लेती हूँ। सरगम ने कहा और अपने रूम में भाग गई। अरे खाना तो पूरा खत्म करके जाती, बहुत सर पर चढ़ा रखा है अपने से। सरगम की माँ ने कहा, कल को शादी हो जाएगी तो फिर कौन फरमाइश पूरी करेगा इसकी। सरगम के पापा ने कहा। उधर सरगम अपने रूम में फ्लैट और होटल के पैकेज देखने में बिजी थी, क्योंकि उसे ट्रेवल पैकेज वालों के साथ नहीं जाना था मुंबई। उधर से वह सम्राट जी उनके बंगले के हॉल में बैठे थे। सिर्फ मैंने सोचा है कि तेरे बर्थडे पर ही शिलोंग वाले होटल का इनाग्रेशन करेंगे। सम्राट जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बाबा। शिव ने कहा, तो फिर एक काम कर, तू कुछ दिन पहले चला जा और वहाँ काम भी देख लेना और घूम भी लेना। मुझे इधर अकाउंट्स देखने हैं तो मैं 8 जुलाई तक वहाँ जाऊंगा। सम्राट जी ने कहा, अच्छा है, मैं आहिल से भी पूछ लूंगा तो साथ ही चले जाएंगे। शिव ने कहा, मैं वहाँ मैनेजर से बात कर लेता हूँ, तेरे लिए एक रूम पहले ही तैयार कर देंगे। सम्राट जी ने कहा, अरे नहीं बाबा, मैं किसी और होटल में रह लूंगा, इनॉग्रेशन के बाद ही अपन साथ चलेंगे होटल, बाकी मैं काम देख लूंगा होटल का। शिव ने कहा तो सम्राट जी मुस्कुरा दिए। अगले दिन शिव ने आहिल को फोन किया, आहिल सुन, बाबा का प्लान है कि मेरे बर्थडे पर होटल का इनॉग्रेशन करेंगे तो तू मेरे साथ
पहले ही चल चलना शिल्लांग, अपने मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तब तक शिव ने कहा, यार मैंने तुझे बताया था ना कि मेरे जबलपुर वाले मामा आईसीयू में थे, कल ही उनकी डेथ हो गई, इसलिए अब मैं कुछ दिन यहीं हूँ। इस बार तेरी बर्थडे पर भी नहीं आ पाऊंगा। आयल ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, पागल है क्या तू, टेंशन मत ले और अपना ध्यान रख, कुछ भी होता है तो मुझे बताना, शिव ने कहा और फोन रख दिया। शिव ने अपने लिए 4 जुलाई शाम का टिकट करवा दिया शिल्लांग के लिए। उधर सरगम ने भी 5 जुलाई के लिए अपना टिकट करवा लिया। होटल के रूम अकाउंट बता रहे थे तो उसने सोचा वहीं जाकर ही बुक करवा लेगी। वैसे भी ऑफ सीजन होने की वजह से इतनी भीड़ नहीं होती, इसलिए वो निश्चिंत थी। वो पूरे मन से पैकिंग कर रही थी, बहुत खुश थी वो इस ट्रिप को लेकर। 4 जुलाई को शाम शिव फ्लैट से शिल्लांग पहुंच गया। उसने होटल में अपना रूम बुक किया जो कि एक किंग साइज रूम था, एकदम बड़ा सा। शिव रात में आराम से सोया और अगले दिन अपने होटल चला गया काम देखने के लिए। वहां उसे होटल मैनेजर ने कार भी दे दी, पूरा दिन वहीं बिजी रहा। 5 जुलाई को सरगम भी अपने माँ पापा की हिदायत सुनकर शिल्लांग पहुंच गई। वो बड़ी ही उत्साहित थी। वो होटल पहुंची। हेलो, आई नीड ए रूम, सरगम ने रिसेप्शन पर बी आर फुल रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने कहा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऑनलाइन पर तो अकाउंट बता रहा था रूम। सरगम ने कहा, सॉरी मैम, बट अभी अभी ही फुल हुआ है। उस लड़के ने कहा। सरगम का दिमाग खराब हो गया। कोई और होटल है यहाँ आसपास? सरगम ने कहा, हाँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर है और मैम आप चाहें तो कल रूम मिल सकता है। उस लड़के ने कहा, कल लेकर के अचार डालूंगी, सरगम ने कहा और गुस्से में वहां से चली गई। शाम हो चली थी और रास्ता भी अनजान था। वो गूगल मैप को देखकर आगे का रास्ता देखती हुई चल रही थी। वहाँ रास्ते पर ना तो कोई कैब था ना कोई ऑटो, इसलिए वो पैदल ही चल रही थी। उसको अब भूख भी लगने लगी थी। फ्लैट में महंगा होने की वजह से उसने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। वहाँ एक बेंच पर बैठ गई। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोच रही थी कि क्यों पहले होटल बुक ना करी। तभी उसी रास्ते से शिव कार लेकर निकला। अनायास ही उसकी नजर वहां बेंच पर बैठी सरगम पर गई और उसने कार रोक दी। ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? शिव ने अपने दिमाग पर जोर डाला। अरे ये तो वो गुंडी है, इसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा, पर ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी अकेली? शिव ने कहा। तभी उसे दिखा कि वो रो रही है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं सका और उसके पास चला गया। ओए क्या हुआ, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? शिव ने सरगम के पास जाकर कहा। शिव की आवाज सुनकर सरगम ने ऊपर देखा। थोड़ी देर उसे शिव को पहचानने में लग गई। बंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरगम ने कहा। शिव शिव नाम है मेरा, शिव ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। हाँ जो भी है, सरगम ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने, जरा तेज बोलना, शिव ने कहा तो सरगम ने अपने दांत भींच लिए। अब बताओ क्या कर रही हो यहाँ, शिव ने कहा तो सरगम ने पूरी बात उसे बता दी। वाह, सेलो ट्रिप पर निकली हो बिना तैयारी के, कम से कम होटल तो पहले बुक कर लेती, शिव ने कहा। हाँ हो गई गलती, तो क्या करूँ अब, सरगम ने रोनी आवाज में कहा। अब क्या करना है, जा रही हूँ आगे कोई होटल देखने, सरगम ने कहा। चलो मैं चलता हूँ कार में, वैसे भी कहाँ रात में भटकोगी, शिव ने कहा तो सरगम ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसने सोचा पैदल जाने से तो अच्छा है। वो शिव के साथ कार में बैठ गई। कार में बैठते ही उसे शिव का तोड़ा हुआ शीशा याद आ गया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर वो चुपचाप बैठ गई। शिव उसे आसपास के होटल में लेकर गया, पर सारे होटल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की वजह से रूम ना मिला। मैं तुम्हें अपने होटल ले चलता हूँ, शायद वहाँ रूम खाली हो, शिव ने कहा तो सरगम ने सर हिलाकर सहमति दे दी। शिव उसे अपने होटल पर लेकर गया। ये तो वही होटल है जहाँ मुझे मना कर दिया गया था, इन्होंने भी रूम नहीं है, सरगम ने कार पार्किंग के टाइम कहा। अब क्या करें, शिव ने कहा। तुम अगर एग्री हो तो मैं कार में रुक जाऊं, कल वैसे भी इस होटल में रूम मिल जाएगा, सरगम ने कहा। पागल हो क्या, ऐसे कैसे अकेले रुक जाओगी? एक काम कर सकते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मेरे रूम में रुक जाओ, वैसे भी किंग साइज रूम है मेरा, शिव ने कहा। थोड़ी देर के लिए तो सरगम ने सोचा, फिर उसने हाँ कर दी। शिव उसे अपने रूम में ले गया। सरगम ने देखा तो रूम सच में काफी बड़ा था। रूम के बाहर बालकनी में एक पूल भी था, बेड भी काफी बड़ा था। मैं एक मैट्रेस मंगवा देता हूँ, तुम उस पर सो जाना, शिव ने कहा। मुझे नीचे नींद नहीं आती, सरगम ने कहा। एक तो इसको रूम में लेकर आया, ऊपर से राजकुमारी वाले तेवर दिखा रही है, शिव ने मन ही मन कहा। तो फिर मुझे भी नहीं आती, शिव ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। तो अब एक ही ऑप्शन है, अपन दोनों के एक ही बेड पर सोना पड़ेगा, सरगम ने कहा। क्या मतलब, शिव ने हैरानी से कहा। हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओ
आओ तो फिर नीचे सो जाओ। सरगम ने कहा, मैं भी कर लूंगा कंट्रोल, और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो, इसलिए डोंट वरी, आई वोंट टच यू। शिव ने कहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये मेरे टाइप का है, बंदर कहीं का। सरगम ने धीरे से कहा, जो शिव ने नहीं सुना। दोनों ने एक बेड में तकिया और कुशन की एक लाइन बनाई और अपनी अपनी साइड सो गए। सुबह जब शिव की नींद खुली तो देखा सरगम वहां नहीं है। उसने पूरे रूम में देखा पर सरगम नहीं दिखी। अब ये गुंडी कहाँ चली गई बिना बताए। शिव ने अपने आप से कहा, यार मैं जिसके साथ रात भर रहा उसका नाम भी नहीं पता, ऐसे तो नहीं चलेगा। उस गुंडी से पूछूंगा तो कहीं भड़क ना जाए। शिव ने कहा। तभी उसकी नजर वहीं पड़े सरगम के पर्स पर गई। वैसे तो लड़कियों का पर्स छूना बुरी बात है, पर मुझे याद है कल रात वो इसी में से अपना आईडी प्रूफ निकाल कर दे रही थी, इसमें से ही उसका नाम देख लूंगा क्या, शिव ने सोचते हुए कहा और अपने हाथ में पर्स ले लिया। पहले ही चैन में उसको सरगम का आईडी प्रूफ मिल गया। सरगम शास्त्री उस आईडी पर लिखा था। ओह हाँ, सरगम नाम था इसका। अब दिमाग में बत्ती जली। शिव ने वो आईडी कार्ड वापस रखते हुए कहा कि तभी उसकी नजर सरगम की डेट ऑफ बर्थ पर चली गई। ओह, इसका भी बर्थडे 9 जुलाई को ही आता है। भगवान ने भी क्या करिश्मा किया, एक ही दिन में एक मेरे जैसे देवता को पैदा किया इस धरती पर और दूसरी इस गुंडी लड़की को पैदा किया। शिव आईडी को पर्स में रखते हुए खुद से बोल रहा था कि तभी सरगम वहां आ गई। उसने झट से पर्स को दूर फेंक दिया जिससे सरगम की नजर उस पर नहीं पड़ी। बालों का जूड़ा बनाए वो अपनी नए ड्रेस में ही थी। आते ही मुंह लटकाकर बेड पर बैठ गई। क्या हुआ, कहाँ तांडव मचाने गई थी? शिव ने कहा, नीचे गई थी यार, शिलोंग के रास्ते में कोई लैंडस्लाइड हुआ है, उस वजह से हाईवे ब्लॉक है। सरगम ने कहा, तो तुम्हें उससे क्या मतलब? शिव ने सोचते हुए कहा, अरे बंदर तुम भी ना, अब जो आज सुबह लोग रूम खाली करने वाले थे वो जा नहीं सकते और मुझे कोई खाली रूम नहीं मिलेगा। सरगम ने कहा, यार एक तो तुम मुझे बंदर बुलाना बंद करो। शिव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसे सरगम की आंखों में आंसू टपकते हुए दिखे। वो एकदम चुप सा हो गया। उसे पता नहीं क्यों सरगम की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगे। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अभी भी मैं अकेला ही हूँ, कोई है भी तो नहीं, होटल का काम भी हो गया है, अकेला कहाँ फिरता रहूंगा, वापस मुंबई भी जाकर कुछ नहीं होगा तो क्यों ना इस गुंडी के साथ ही टाइम बिता लूं। थोड़ी मुश्किल होगी पर एडजस्ट कर लूंगा, बोर होने से तो अच्छा ही है। अरे तो तुम मेरे रूम में ही रह लो ना, प्रॉब्लम क्या है? शिव ने कहा। पर सरगम थोड़ी हिचकिचाई। पर क्या, देखो वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है ना? शिव ने सरगम को छेड़ते हुए कहा। तुम जैसे बंदर में किसको इंटरेस्ट होगा? सरगम ने वहां बेड पर पड़े कुशन को शिव पर फेंकते हुए कहा। तो फिर डन, तुम यहीं रुक जाओ, शिव ने कहा। सरगम को ये सुझाव बुरा नहीं लगा, वैसे भी उसे रूम नहीं मिल रहा था, फालतू धक्के खाने से अच्छा था पकी पकाई खिचड़ी खा ले, लेकिन एक शर्त पर। सरगम ने कहा, एक तो इस लड़की की हेल्प कर रहा हूँ और उस पर भी ये ना शर्त रख रही है। शिव ने मन ही मन कहा और फिर बोला, हाँ बोलो क्या शर्त है आपकी? तुम्हारे रूम का जितना भी होता है अपन हाफ हाफ करेंगे। सरगम बोली, हाँ ठीक है तो लाओ फिर 50,000। शिव ने कहा, है 50,000? किसको बोलती है 50,000? पता भी है? सरगम के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। तुमने ही तो कहा कि हाफ हाफ करेंगे। अब ये रूम के एक दिन के 1 लाख लगते हैं तो इस हिसाब से तुम्हारे हिस्से में 50,000 आए। शिव ने कहा, तुम क्या पागल हो? इतना महंगा रूम कोई लेता है क्या? मेरे पास कुल मिलाकर 25,000 हैं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सरगम ने बुझे मन से कहा, तो फिर एक ऑप्शन है मेरे पास। शिव ने कहा, क्या? तुम मुझे अपनी सेलो ट्रिप में इन्वॉल्व कर लो और बदले में इधर रह लो। शिव ने कहा, यार ये कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ सेलो ट्रिप के लिए ही तो आई हूँ। सरगम ने मुंह बनाते हुए कहा, देख लो वैसे भी जब से आई हो प्रॉब्लम ही हो रही है तुम्हें यहाँ, मैं रहूंगा साथ तो जो भी होगा देख लेंगे साथ। शिव ने कहा तो सरगम सोचने लग गई। उसे शिव की बात सही भी लगी और वैसे भी वो उसे इतने अच्छे से तो जानती नहीं थी तो ये सेलो ट्रिप ही हुई ना उसके लिए। उसने दिल को समझाकर शिव को हाँ बोल दिया। बस अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसी का तो वेट कर रहा था। अच्छा हुआ बात मान गई, अब बोर होने से बच गया। चलो बंदर मैं रेडी होकर आती हूँ, सरगम ने कहा। तो शिव बोला, यार एक तो तुम मुझे ये बंदर कहकर बुलाना बंद करो, अच्छा खासा शिव नाम है मेरा। शिव ने चिढ़ते हुए कहा, शिव नाम का मतलब भी पता है तुम्हें? मेरे शिव जी भगवान को बुलाते हैं शिव, वो तो कितने भोले हैं और एक यहाँ तुम उनके एकदम विपरीत, इसलिए मैं तुम्हें शिव नहीं बंदर बुलाती हूँ, सरगम ने कहा और बाथरूम में चली गई।
गई, तुम ना, फिर तुम भी सुन लो, मैं तुम्हें सरगम नहीं गुंडी कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में से मीठे सुर कम और गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज ज्यादा निकलती है। शिव ने बाथरूम के बाहर से खड़े खड़े कहा, हाँ जो मर्जी हो बुला लो, आई वांट माइंड। सरगम ने अंदर से कहा, इस लड़की को तो कोई फर्क नहीं है, अब पूरी ट्रिप पर इसको बहुत परेशान करूंगा। शिव ने मन ही मन कहा। सरगम कुछ देर में बाहर आ गई थी। उसने बाथरोब पहना था। जाओ अब तुम नहा लो, मैं ड्रेसिंग रूम में चेंज करने जा रही हूँ, सरगम ने कहा तो शिव बाथरूम में नहाने चला गया। करीब 20 मिनट में सरगम भी रेडी होकर आ गई थी। उसने बाहर आकर देखा तो शिव को वहां न देखकर वो बाथरूम के पास गई और उसे नॉक करने लगी। अरे ओ बंदर, कितनी देर लगेगी तुम्हें, इतना क्या नहा रहे हो, फ्री का शैम्पू पहली बार देखा है क्या, सरगम ने कहा। शिव अंदर से सब सुन रहा था, मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब आया ना मजा, इसको अब लेट करूंगा, शिव ने खुश होते हुए कहा। करीब 20 मिनट के बाद वो नहा कर आया तो देखा सरगम वहां नहीं थी। अब ये कहाँ गई, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई, शिव ने कहा। तभी सरगम वहां आ गई। शिव ने सिर पर टॉवल पहन रखा था। सरगम ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन शिव ने जैसे ही सरगम को पीले सूट में देखा, उसकी तो जैसे नजर ही सरगम पर टिक गई। पीला सूट, खुले बाल, सिल्वर कलर के झुमके, सरगम बहुत ही प्यारी लग रही थी। अरे तुम अभी तक गए नहीं, शर्म नहीं आ रही कि एक लड़की के सामने ऐसे खड़े हो, सरगम ने कहा तो शिव की तंद्रा टूटी। ओ हेलो, लड़कियां मरती हैं मेरी बॉडी पर, शिव ने स्टाइल में कहा। लड़कियां मरती होंगी, लेकिन मुझे बंदर की बॉडी देखने में कोई शौक नहीं है, सरगम ने कहा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। शिव गुस्से में ड्रेसिंग रूम में चला गया। अच्छा सुनो, मैंने नीचे पता किया है, यहाँ पास में बड़ा बाजार है, वहाँ चलेंगे और नाश्ता भी वहीं कर लेंगे, सरगम ने शिव से कहा। जिसने सुना तो सब, लेकिन गुस्से में कुछ नहीं बोला। शिव ने मेहंदी कलर की टी शर्ट और स्किन कलर की जीन्स पहनी थी। लग तो हीरो रहा हूँ, पता नहीं इसे क्यों बंदा लगता हूँ, शिव ने अपने आप से कहा और फिर बाहर आ गया। वैसे तुम क्या ये रेगुलर ऐसे सूट ही पहनती हो, शिव ने सरगम से कहा। नहीं, बस मन किया था मेरा ये पहनने का, इसलिए पहन लिया, सरगम ने कहा। दोनों नीचे आ गए। शिव कार लेने के लिए पार्किंग में जा रहा था कि सरगम ने उसे रोक लिया। अरे हम कार में नहीं चल रहे, हम स्कूटी से जाएंगे, सरगम ने बाहर पार्किंग में खड़ी स्कूटी देखकर कहा, जो कि उसने रेंट पर ले ली थी। यार कार में क्या प्रॉब्लम है, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, शिव ने कहा। अरे यार प्लीज, कार में मजे नहीं आएंगे, असली मजा तो स्कूटी में है, सरगम ने स्माइल लाते हुए कहा। तो शिव मान गया। शिव और सरगम ने दोनों ने हेलमेट पहनी। शिव ने हैंडल संभाला तो सरगम उसके पीछे बैठ गई। उसने सहारे के लिए शिव के कंधे को पकड़ लिया। शिव थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया। सरगम उसे बड़े बाजार का रास्ता गूगल मैप से देखकर बताई जा रही थी और शिव स्कूटी चलाए जा रहा था। मेघालय, शिल्लोंग मेघालय की कैपिटल है, की सुंदरता की हरियाली देखकर दोनों को बहुत ही सुकून मिल रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग बाजार पहुंच गए थे। स्कूटी पार्क करके दोनों बाजार की तरफ बढ़ गए। सुंदरता और काफी करीने से छोटी छोटी दुकानें वेल्स और फ्रूट हर जगह बेचे जा रहे थे। काफी फेमस मसाले की भी दुकानें थीं। हर जगह सुंदर सुंदर सॉल्स और स्टॉल्स की दुकानें भी लगी थीं और काफी सारी चीजें भी थीं। बस सरगम का तो हर चीज देखकर जी मचला जा रहा था। वो दौड़ दौड़ कर हर दुकान में जाकर खुशी से चीजें देख रही थी। देखो बंदर, देख के बताओ ना, ये स्टॉल मेरे ऊपर कैसी लग रही है, सरगम ने शिव से पूछा, जो उस दुकान में लगे कांच में अपने ऊपर स्टॉल डालकर ट्राई कर रही थी। लेकिन शिव भी था तड़ीबाज, बिना तड़ी दिखाए कैसे रह सकता था। ये लड़कियों वाली बातें मुझसे ना पूछो, शिव ने मुंह बनाते हुए कहा। अब तुम एक तो आए हो साथ में, तो हेल्प कर दो ना। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के लिए तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा ना, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, सरगम ने कहा, जिसका अभी भी ध्यान स्टॉल पर ही था। माँ का नाम सुनते ही शिव को अजीब सा लगा। अचानक उसकी आंखें भर आईं। सरगम ने भी कांच में से उसकी आंखों में आए आंसू देख लिए थे। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है, तो वो पलटकर शिव से कुछ कहती, उससे पहले शिव दुकान से निकल गया। अरे बंदर सुनो तो, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो, सरगम ने शिव के पीछे भागते हुए कहा। शिव के पीछे पीछे सरगम चली जा रही थी। यार ये लड़का भी ना पता नहीं दौड़े पड़ते हैं, इसे कभी कभी पता नहीं कहाँ जा रहा, सरगम बड़बड़ाई। सरगम ने देखा कि शिव एक दुकान पर जाकर रुक गया है, तो वह भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। सरगम ने दुकान में झांक कर देखा तो वहाँ आदमी औरत दोनों के लिए बहुत ही सुंदर वूलन कलेक्शन था। उधर बाबा के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं इधर आ गया। देखो यार, तुम्हारी माँ और पापा दोनों के लिए अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, शिव ने कहा तो सरगम मुस्कुरा दी। अच्छा हुआ इस बंदर का मूड सही है, वरना आज
घूमना भारी पड़ जाता, सरगम ने खुद से कहा। तभी शिव बोल पड़ा, देखो ये स्वेटर कैसा लग रहा है। शिव ने वो स्वेटर अपने ऊपर लगा रखा था और सरगम से पूछ रहा था, तो सरगम ने बहुत अच्छा है कहा। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे को दिखा दिखाकर एक दूसरे की सलाह ले रहे थे। उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों के बीच कोई तकरार भी है। दीदी, यहाँ वह लाल कलर की प्लेन स्टॉल है क्या जिसके नीचे पॉम पॉम लगे हों? सरगम ने उस दुकान वाली से चहकते हुए पूछा। नहीं दीदी, ये अभी स्टॉक में खत्म हो गया, दुकान वाले ने कहा। तो सरगम का मुंह उतर गया, क्योंकि उसको वह पहली वाली दुकान पर बहुत पसंद आई थी, लेकिन शिव की वजह से उसे वहां से निकलना पड़ा था और अब वापस जाने का मन भी नहीं हुआ। उसने अपनी इच्छा को मन में ही दबा दिया, जो कि इसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। शिव को भी सरगम का मुरझाया हुआ चेहरे के पीछे की वजह पता थी। अभी शिव को कोई कॉल आया हो और वह कुछ दूर चला गया और थोड़ी ही देर में वापस चला आया। करीब 1 घंटे के बाद दोनों की शॉपिंग खत्म हुई और दोनों के हाथ में काफी सामान भी था। अब चलें, हाथों में बहुत सामान हो गया है और पीछे जो बैग लटका रखा है वह भी काफी हैवी है, शिव ने कहा। तो सरगम ने हाँ में जवाब दिया। दोनों बाजार घूमते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे। तुमने एक बात नोटिस की, यहाँ पर हर दुकान में सिर्फ औरतें ही हैं, मतलब कोई भी जेंट्स नहीं दिख रहा, शिव ने दुकानों पर नजर डालते हुए कहा। वह एक ऐसी स्टेट है जहाँ शादी की रस्म एकदम अलग है, सरगम ने कहा। मतलब? शिव ने हैरानी से पूछा। मतलब ये है कि दूल्हे को दुल्हन की फैमिली के साथ रहना पड़ता है, बच्चों को माँ का सरनेम मिलता है और बेटियों के नाम पर प्रॉपर्टी होती है, और जो सबसे छोटी बेटी होती है उसे प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा शेयर मिलता है। इसीलिए ही तो यहाँ ज्यादातर दुकानें औरतें चलाती हैं, सरगम ने कहा। तो शिव ने उसे घूर कर देखा, मानो वह पूछ रहा हो ये सब सरगम को कैसे पता। सरगम शिव की मनोदशा समझ गई और बोली, अरे सच कह रही हूँ, मैंने एक नॉवेल में पढ़ा था, तभी तो मैंने सोच लिया था कि सेलो ट्रिप करूंगी तो मेघालय में ही। तुम्हें विश्वास नहीं है तो गूगल कर सकते हो, सरगम ने कहा। ये बात सुनकर शिव के कदम ठहर गए। उसने एक बार पूरे बाजार पर नजर दौड़ाई। मतलब कितना अच्छा है ना ये रूल, मतलब लड़कियों के लिए कितना सही है ये सब कुछ, शिव ने कहा। तो सरगम बोल पड़ी, इसीलिए यहाँ आदमियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, सरगम ने कहा। तो इस बात पर दोनों हंस पड़े। वैसे अब कहाँ चलेंगे, शॉपिंग तो हो गई, शिव ने कहा। चेरा पूंजी, सरगम ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। और वह तो दूर है ना यहाँ से, शिव ने कहा। हाँ, 1.5 घंटा। ये देखो मैप लिया था मैंने होटल से, सरगम ने मैप दिखाते हुए कहा। अपन को रात वहीं बितानी है, जंगल के गांव में, उसके बाद आगे के स्टॉप के लिए निकलेंगे, सरगम ने शिव को समझाते हुए कहा। ओ हेलो, मैं कोई गाँव में रात नहीं बिताने वाला, शिव ने कहा। ठीक है, तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, वही असली मजा है, सरगम ने कहा। तो शिव को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा, क्योंकि अकेला तो वो बोर हो जाता। अभी एक बार होटल चलते हैं, वहाँ ये सब सामान रखते हैं, उसके बाद जरूरत का सामान पीछे वाले बैग में डालकर अपन बस स्टैंड चलेंगे, जो कि अपन को चेरापूंजी ले जाएगी। और हाँ, बैग में ज्यादा हैवी सामान मत भरना, वरना चलने में प्रॉब्लम होगी, सरगम ने कहा। बस में चलना पड़ेगा, शिव ने हैरानी से पूछा। हाँ, बस में। क्यों, कोई प्रॉब्लम है, सरगम ने शिव से कहा। तो शिव ने नामी गर्दन हिला दी। पता नहीं ये लड़की क्या क्या नाच करवाएगी, बस में बैठे ही सालों हो गए, शिव ने मन ही मन सोचा। दोनों बाहर निकल रहे थे तो शिव की नजर आखिरी दुकान पर पड़ी, जो कि सूखे मसालों की थी। तुम्हें काली मिर्ची लेनी है क्या, शिव ने काली मिर्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं क्यों लूंगी काली मिर्ची, सरगम ने हैरानी से कहा। क्योंकि तुम काली मिर्ची की तरह हो, तो एकदम तीखी, शिव ने कहा और जोर से हंसने लगा। सरगम उसे गुस्से में देखते हुए बाहर पार्किंग की तरफ चली गई। शिव भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। शिव ने स्कूटी पार्किंग से उठाई और दोनों होटल आ गए। वहां स्कूटी पार्क करके उसके रेंट के पैसे दिए। सरगम ने पैसे निकाले, लेकिन शिव ने उसे मना कर दिया। फिर दोनों अपने रूम में आ गए और अपना सामान रखा। सरगम ने पहले ही अपना सामान पैक करके एक बैग में रख रखा था, इसलिए वह चेंज करने चली गई। लड़कों को ज्यादा साज सज्जा नहीं पसंद, इसलिए शिव ने जो पहन रखा था उसी को पहने रखना ठीक समझा और बैग में सब जरूरत का सामान डाल रहा था। तभी सरगम बाहर आई। शिव ने ऊपर नजर उठाकर देखा तो सामने सरगम ने पतली स्ट्रिप का ब्लू कलर का टॉप पहना था और नीचे व्हाइट शर्ट। तुम ये सब पहन के चलोगी, शिव ने सरगम की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ट्रैकिंग पर आसानी रहेगी इन कपड़ों में, सरगम ने कहा। तो शिव ने सर हिलाकर वापस नजरें बैग पर टिका दी। अच्छा सुनो, मैं नीचे पापा मम्मी से बात कर रही हूँ, वरना आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा, और नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आना,
सरगम ने कहा और अपना बैग उठाकर नीचे चली गई। इस लड़की को पता नहीं छोटे कपड़े पहनने का क्या शौक है। सुबह सूट में कितनी अच्छी लग रही थी और अभी ये कपड़े पहनकर निकली है, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मुंबई में तो सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे क्यों फर्क पड़ रहा है। शिव ये सब सोच रहा था। उसने अपनी सोच से माथा झटका और बैग उठाया और रूम को लॉक लगाकर बाहर निकलकर नीचे आ गया। नीचे आकर उसने देखा तो बाहर सरगम फोन पर बात कर रही थी। वह उसके पास गया तो सरगम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फोन कट करने के बाद सिर्फ सरगम से पूछ रहा था, तुमने मुझे चुप रहने का इशारा क्यों किया? क्योंकि मम्मी पापा को नहीं पता ना कि मैं एक लड़के के साथ हूँ, उन्हें पता पड़ा तो मेरे को मार डालेंगे, सरगम ने कहा। सरगम की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि आज भी औरतों का जीवन आसान नहीं है। पहले लड़कियों को माँ बाप के कंट्रोल में रहना पड़ता है, शादी के बाद फिर पति और बच्चे। अच्छा चलो यहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी बस स्टेशन तक। सरगम की आवाज से उसका ध्यान टूटा। दोनों टैक्सी आने का वेट कर रहे थे। सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, शिव ने कहा। हाँ बोलो ना, सरगम ने कहा। हमारे बीच भले ही कितनी लड़ाई हुई हो, लेकिन जब इस ट्रिप पर साथ रहने वाले हैं तो क्यों ना सब लड़ाई छोड़कर अच्छे दोस्त बनकर इस ट्रिप का पूरा मजा लें, शिव ने कहा। सरगम उसे घूर कर देखने लगी तो शिव झेप गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा बोलोगे, सरगम ने कहा तो शिव का चेहरा उतर गया। अरे बाबा मजाक कर रही थी फ्रेंड्स, सरगम ने हाथ बढ़ाते हुए कहा तो शिव ने भी अपना हाथ मुस्कुराकर आगे बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा मत समझना कि दोस्ती करने से मैं तुम्हें बंदर कहना बंद कर दूंगी, सरगम ने कहा और हंस दी। शिव ये बात सुनकर चिढ़ गया। तभी टैक्सी आ गई और दोनों उसमें बैठ गए। यहाँ से मैं कुछ गांव और जगह का नाम इंग्लिश में लिखूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। शिव और सरगम लियोद बस स्टेशन पर पहुंच चुके थे। दोनों लगभग घड़ी में 11 बज रहे थे। बस का टाइम पूछा तो बस 11:30 की थी। दोनों वहीं बैठ गए। दोनों का वैसे भी बाहर ही नाश्ता करने का मन था, तो अब दोनों को भूख लगी थी। नाश्ता भी नहीं किया था। पास में ही एक कैफे था, दोनों वहां चले गए। इस बार सरगम ने पहले ही कैफे का बिल दे दिया। दोनों बाहर आए। जब तक बस का टाइम हो चुका था। लड़कियां ऐसे पैसे दें मुझे नहीं पसंद, अब से नहीं दोगी तुम, शिव ने सरगम से कहा। मुझे नहीं पसंद कि ऐसे तुम सारे पैसे दो, रह भी तुम्हारे रूम में रही हूँ, सरगम ने कहा। अरे तो वो तो तुम मेरे साथ घुमा के कंपनसेट कर रही हो ना, शिव ने जवाब दिया। हाँ तुम्हें इतनी ही बहस करनी है तो अब हर चीज के आधे पैसे तुम दो और आधे मैं, शिव ने गुस्से में मुंह फेरते हुए कहा। हाँ डन, सरगम ने भी मुंह फेरते हुए कहा। तभी बस आ गई। दोनों बस में चढ़े। मैं खिड़की वाली साइड बैठूंगा, मुझे वो चक्कर आते हैं, शिव ने कहा। तो सरगम पास वाली सीट पर बैठ गई और शिव को उसने खिड़की वाली साइड बैठने दिया। बस पूरी फुल थी, उसमें कुछ स्थानीय लोग और कुछ टूरिस्ट थे। पास वाली सीट पर सब गुजराती थे, उसमें सबसे बड़ी दादी थी। उन्होंने ही बातें स्टार्ट करी। पहले तो दोनों जने थोड़ा असहज हुए, लेकिन बाद में अच्छे से बातें करने लगे। दादी ने उन्हें खाकरे भी खाने के लिए दिए जो कि लोग पैक करके लाए थे। रास्ते में जब सुंदर मोहक दृश्य आने स्टार्ट हो गए तो सबकी नजर खिड़की के बाहर थी। सरगम तो बहुत खुश हो रही थी। हाँ, खिड़की वाली सीट पर ना बैठने का गम था, लेकिन उसे अभी झगड़ा नहीं करना था। आखिर शिव से दोस्ती जो की थी। शिव और सरगम दोनों ही ये प्यारे सीन से पहली बार देख रहे थे। सरगम फोटोज क्लिक कर रही थी। यार ये फोन ही गंदा है, कितने गंदे फोटोज आ रहे हैं, सरगम ने फोन पटकते हुए कहा। ये मेरा फोन ले लो, शिव ने अपना आईफोन 11 प्रो सरगम को देते हुए कहा। क्यों तुम्हें फोटोज नहीं खींचने, सरगम ने कहा। मैं फोटोज में बिलीव नहीं करता, सारी मेमोरीज को खुलकर जीता हूँ ताकि वो मेरे दिल में बस जाए, शिव ने कहा। तो इस बात पर सरगम मुस्कुरा दी। और ये इतना महंगा फोन, कुछ हो गया तो इसे, सरगम ने कहा। फोन का क्या है, और आ जाएगा, लेकिन ये तुम्हारी ट्रिप वापस नहीं आएगी, इसलिए जितने मन हो खींच लो, शिव ने फोन देते हुए कहा। तो इस बार सरगम ने ले लिया और फोटोज लेने में बिजी हो गई। तभी शिव की नजर पास में बैठे गुजराती फैमिली में से एक लड़के पर गई जो काफी देर से सरगम को और उसके पैरों को देख रहा था। शिव ने 1-2 बार इग्नोर किया, पर वो लगातार देखे जा रहा था तो शिव को गुस्सा आ गया। सरगम तुम इधर आ जाओ, विंडो साइड से अच्छे फोटोज आएंगे, शिव ने कहा। लेकिन तुम्हें चक्कर आएंगे ना, सरगम ने कहा। मैं मैनेज कर लूंगा, तुम आ जाओ,
शिव ने कहा तो सरगम उसकी सीट पर आ गई। शिव जैसे ही सरगम की सीट पर आया तो उसने पैर थोड़े लंबे कर दिए ताकि वो लड़का पैरों को ना देख सके। फिर शिव ने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा तो लड़के ने नजरें घुमा ली। अब शिव को शांति थी कि सरगम को अब कोई नहीं देख रहा। सब बस में बैठे बाहर के नजारे के मजे ले रहे थे कि तभी बस अचानक से रुक गई। अरे बस अचानक से कैसे रुक गई, क्या हुआ? सरगम ने शिव की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं क्या अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा बस क्यों रुकी है। शिव ने कहा तो सरगम ने मुंह बना लिया। तभी कंडक्टर आया, माफ करना बस का टायर पंचर हो गया है, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। आप लोग आगे चाय की दुकान है वहाँ जा सकते हैं, बस कंडक्टर ने कहा और वो ड्राइवर के साथ नीचे बस का टायर ठीक करने उतर गया। बस में जितने भी लोग थे सब नीचे उतर रहे थे। शिव और सरगम भी नीचे उतरे। उन्होंने अपना अपना पीछे लटकाने वाला बैग बस में ही रख दिया था। जैसे ही दोनों नीचे उतरे तो दोनों को काफी सुंदर नजारा दिखा। वो एक पहाड़ नुमा जगह थी जहाँ उनकी बस रुकी थी, जिसके एक कोने में चाय की छोटी सी दुकान थी। सबके उतरने के बाद एक आदमी बस में चढ़ा, शिव और सरगम की सीट के पास आया। ऊपर रखे दोनों बैग्स के नीचे वाली साइड में उसने एक बहुत छोटा सा काले कलर का ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिया जो कि दिखाई ना दे सके। फिर बस से वापस नीचे उतरकर अपने रास्ते चला गया। चलो ना चाय पीते हैं, सरगम ने शिव से चाय की दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं नहीं पीता चाय, तुम पियो, शिव ने कहा। सरगम ने शिव की बाह पकड़ी और शिव को चाय की दुकान पर खींचने लगी। शिव को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो सरगम की तरफ देखे हुए चलता जा रहा था। भैया 2 चाय लगा दो, सरगम ने दुकान वाले से कहा। दुकान वाला चाय बनाने लगा। इतनी सारी खुली वादियों के बीच बैठकर चाय पीने का मौका पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए तुमको इधर लेकर आई हूँ, सरगम ने शिव की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी नजर सरगम के हाथ पर थी जिससे उसने बाह पकड़ रखी थी। सरगम को एकदम एहसास हुआ तो उसने शिव की बाह एकदम से छोड़ दी। दोनों एकदम चुप बैठ गए। तभी सरगम का फोन बजा और वो उठकर चली गई। वापस आई तब तक शिव हाथ में चाय लेकर बैठा था। लो जल्दी चाय वरना ठंडी हो जाएगी, शिव ने सरगम को चाय देते हुए कहा। सरगम ने चाय हाथ में ले ली और दोनों चाय पीने लगे। शिव को चाय पसंद नहीं थी पर फिर भी सरगम की खुशी के लिए वो पी गया। दोनों ने चाय खत्म करी। धीरे धीरे लोग फोटोज खींचने के बाद चाय की दुकान पर आने लगे थे, जिस वजह से भीड़ हो गई थी और वो लड़का भी वहाँ आ गया था जो सरगम को बस घूर कर देख रहा था। चलो साइड चलें, इधर भीड़ भी बहुत है, शिव ने कुछ दूर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा। सरगम ने हाँ में कहा और दोनों उधर चले गए। पास जाकर देखा तो वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा था। पूरी तरफ से हरे हरे पहाड़, दूर कहीं किसी झरने के पानी गिरने की आवाज आ रही थी। बंदर सुनो ना प्लीज, मैं उधर जाकर खड़ी हूँ, तुम मेरा फोटो खींचोगे? बहुत अच्छा फोटो आएगा, सरगम ने शिव से कहा। वहाँ गहरी खाई है नीचे, देखो पहले। नहीं खींचूंगा मैं, शिव ने कहा। अरे पर मैं उससे थोड़ा आगे खड़ी हो रही हूँ, प्लीज ना खींच दो ना प्लीज, सरगम ने मासूम सा चेहरा बनाया। तो शिव को मानना पड़ा। लाओ फोन दो मेरा, तुम्हारा फोटो खींचता हूँ, शिव ने सरगम से कहा। सरगम ने झट से खुश होकर शिव को फोन दे दिया और खुद जाकर उस पहाड़ी के छोर पर खड़ी हो गई। सरगम अलग अलग पोज बनाती रही और शिव उसकी तस्वीरें लेता रहा। सरगम उन पहाड़ों के बीच फोटो खिंचवाते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि शिव की भी नजरें नहीं हट रही थी। जब बस वाले ने आवाज लगाई तो दोनों बस की तरफ मुड़े। आह, शिव के कानों में आवाज पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो सरगम नीचे गिरी हुई थी। सरू, शिव जोर से चिल्लाया और सरगम के पास भागा। क्या हुआ, गिरी कैसे? कहा था ना मैंने कि नीचे खाई है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो क्या होता फिर, शिव ने सरगम की तरफ देखते हुए कहा। सरगम बस शिव को देखे जा रही थी। ऐसे क्या घूर रही हो, मन कर रहा है कि एक थप्पड़ खींचकर लगा दूं, शिव ने कहा और सरगम की तरफ देखा तो सरगम की आंखों में आंसू देखकर चुप हो गया। गिरी कैसे, शिव ने इस बार शांति से पूछा। वो तो मैं भागकर तुम्हारे पास आ रही थी और ये कमबख्त पत्थर बीच में आ गया, सरगम ने नजरें नीचे करते हुए कहा। इस बार शिव को हंसी आ गई तो सरगम ने गुस्से से उसे देखा। अच्छा बाबा उठो अब और चलो, वरना बस चल देगी, शिव ने सरगम को उठाते हुए कहा। सरगम शिव का सहारा लेकर उठी। सरगम के उठने के बाद शिव ने देखा कि सरगम के पैरों में मिट्टी लगी है तो उसने भी वो अपने हाथों से झाड़ दी। दोनों बस में बैठ गए, बस चल पड़ी। अच्छा बंदर सुनो, सरगम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हाँ, जब मैं गिरी थी तो तुमने मुझे सरू कहकर बुलाया था, सरगम ने इस बार अपनी गर्दन शिव की तरफ मुड़ाते हुए कहा। शिव को जैसे लगा उसकी चोरी किसी ने पकड़ ली है। बोलो ना, सरगम ने फिर से कहा। वो गुंडी गुंडी बुलाता तो सब डर जाते, इसीलिए सरू बोला, शिव ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा।
तो सरगम भी बोल सकते थे ना। सरगम का सवाल फिर रेडी था। सरगम बड़ा नाम है इसलिए सरू निकल गया, शिव ने कहा तो सरगम मुस्कुरा दी। वैसे मेरा पेट नेम सरू ही है, सरगम ने दांत दिखाते हुए कहा। शिव ने मुंह बना दिया। बस कुछ ही देर में बस चेरा पूंजी पहुंच गई। दोनों जाने के लिए बाहर उतरे। जाते जाते वो गुजराती ग्रुप वाली दादी से मिले। दादी ने उनके साथ सेल्फी भी ली। शिव थकान के मारे स्ट्रेचिंग कर रहा था और वहीं सरगम घड़ी में टाइम देखकर पूरा प्लान बना रही थी। ओह बंदर, तुम्हारी उछल कूद हो गई हो तो चलें अपन, वरना लेट हो जाएंगे, सरगम ने कहा। कहाँ चलना है बताओ, शिव ने कहा। देखो आज रात अपन को एक गांव नॉन ग्रेट जो पूरा पहाड़ियों से घिरा है, उसके बाद अपन को 3 जगह कवर करनी है। कैब, लिविंग रूट, ब्रिज, वाटरफॉल, सरगम ने शिव को बताया। शिव तो बस खुशी से उसकी बातें सुने जा रहा था। देखो अब यहाँ साउथ की तरफ इस गांव मौसुमाई में जाना है, जो कि यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। यहाँ अपन कैब देखेंगे, इसके बाद वापस यहाँ आएंगे। फिर हम यहाँ से टायना नाम की एक जगह है जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है, वहाँ जाएंगे। सरगम ने अपनी उंगलियां मैप पर घुमाते हुए कहा। अरे वाह गजब, शिव ने कहा। फिर तैरना को देखने के बाद पहाड़ों से नीचे उतरते हुए जाएंगे, वहाँ लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलेंगे। उसके बाद वहाँ एक होम स्टे में अपनी रात गुजार कर वापस सुबह पहाड़ी चढ़कर गांव की दूसरी साइड में नोखा लिखाई फॉल्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ वापस आ जाएंगे। अगर ये 3 जगह देख ली ना तो समझ लो पूरा मेघालय देख लिया, सरगम ने कहा। वाह गजब का प्लान है, शिव ने खुश होते हुए कहा। अब चलें, सरगम ने कहा। तभी उसका फोन बज उठा और वो कुछ दूर चली गई। यार तुम्हें बड़े कॉल आते हैं, शिव ने कहा। हाँ तो आएंगे ही मेरी, सरगम आगे बोलती। उससे पहले ही शिव ने एक जीप को हाथ दिखाकर रुकवाया और उनसे लिफ्ट ले ली। करीब 10 मिनट में वो दोनों टिकट काउंटर के बाहर पहुंच गए। सरगम ने जीप वाले को पैसे दिए, शुक्रिया किया। मौसमाई कैब का टिकट लेकर दोनों अंदर चले गए। कैब का एंट्रेंस एकदम नो मारो और अंधेरा भरा था। दोनों अंदर की ओर बढ़े। इक्का दुक्का टूरिस्ट दिख रहे थे। कैब की रूफ एकदम सुंदर तरीके से बनी थी। कैब्स में इलेक्ट्रॉनिक लाइट की वजह से रोशनी थी। तुम्हें पता है कि मेघालय में 100 से ज्यादा कैब्स हैं जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी हैं, लेकिन बस मौसमाई कैब में ही इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है ताकि लोग कैब्स की सुंदरता को देख पाएं, सरगम ने शिव से कहा, जिसका ध्यान अभी भी कैब्स को देखने में था। लकड़ियों के गट्ठे नीचे डले हुए थे ताकि लोग आसानी से नीचे देखकर चल पाएं। कैब्स में बहुत सुंदर सुंदर पिलर्स भी बने थे ताकि थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने देखा पानी के छोटे छोटे पॉइंट्स बने थे। लोग उनकी साइड से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सरगम के दिमाग में एक खुरापाती आई। वो उस पानी वाले पॉन्ड के पास गई, अपने जूते खोले और उसमें कूद गई और सिर पर पानी उछालने लगी। आसपास वाले लोग सरगम को देखकर हंसते हुए जा रहे थे। अरे ये क्या कर रही हो सरू, देखो मैं गीला हो जाऊंगा, शिव ने कहा। तुमने पूछा था ना कि मैंने शॉर्ट्स क्यों पहने, अब पता चला, सरगम ने शिव को चिढ़ाते हुए कहा। तभी नंगे पैर होने की वजह से वहाँ चट्टान पर उसका पैर फिसल गया। सरगम ने आंखें भींच ली और जब खोली तो शिव उसे थामे था। और करो ऐसी हरकतें, मजा आया, अभी हड्डी पसली टूट जाती तो पता पड़ता, शिव ने सरगम से कहा। हाँ तो ठीक है ना, ज्यादा क्यों बोल रहे हो, सरगम ने कहा और अपने जूते पहनने लगी। दोनों कैब से बाहर निकल रहे थे कि वहां से कुछ चट्टानों में से टप टप पानी की बूंदें निकल रही थीं। शिव ने वो बूंदें हाथों में ली और सरगम पर उछाल दी और भाग गया। सरगम भी शिव के पीछे भाग पड़ी। लगभग 4 बज रहे थे घड़ी में जब दोनों तैरना पहुंच गए। दोनों ने एक आर्मी ट्रक जो कि बांग्लादेश जा रहा था उनसे लिफ्ट ली, जो कि उन्हें छोटे से गांव में छोड़ गया था। लिफ्ट लेने का आइडिया भी सरगम का ही था ताकि वो प्रकृति को और अच्छे से देख सके। ट्रक ने उन दोनों को उनकी डेस्टिनेशन के करीब छोड़ा था। फिर भी रास्ते को लेकर सरगम थोड़ा कंफ्यूज्ड थी। यार रास्ते को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, पास में खड़े लोगों से पूछ ले क्या, सरगम ने कहा। तो फिर होशियारी मारकर ये मैप लेकर क्यों घूम रही हो, शिव ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, एक तो मैं मैप लेकर आई, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो, और मैं न लेकर आती ना साथ में तो बोर होते रहते। अब चुपचाप जाकर उन लोगों से तारना का रास्ता कंफर्म करो। शिव ने पहले तो गुस्से से सरगम को देखा और फिर पैर पटकता हुआ उन लोगों से रास्ता पूछने चला गया। वापस आकर उसने सरगम को रास्ता बताया और दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो एक पहाड़ के ऊपर थे जिसके नीचे उन्हें जाना था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। 3000 स्टेप्स, सरगम ने कहा। हैं
क्या वापस बोलना, इतना कोई नहीं चलने वाला मैं, दिमाग खराब है तुम्हारा, इतना कभी चला नहीं हूँ मैं। सिर्फ बोले जा रहा था, देखो बस 3 किलोमीटर चलना है, जब तक हम नॉन ग्रेट नहीं पहुँच जाते, और कोई रोड भी नहीं है। सरगम ने अपने बैग से सैंडविच निकालते हुए कहा, जो कि उसने सुबह होटल से पैक करवाए थे। बहुत दादागिरी बता रही हो तुम, सच में गुंडी नाम सही रखा था मैंने। शिव ने सरगम से सैंडविच छीनते हुए कहा और खाने लगा। तुमने मुझे परेशान करने के लिए कैब नहीं ली ना? शिव ने कहा, ऐसा नहीं है, हम वापस इस साइड नहीं आएंगे, अपन पहाड़ी की दूसरी साइड से चलकर नो खोलो खाई फॉल्स देखने चलेंगे। और तुम्हें पता है वहाँ तो सीढ़ियाँ भी नहीं बनी हुई हैं। सरगम ने शिव की तरफ शरारत से देखते हुए कहा। क्या? शिव ने लगभग चौंकते हुए कहा, हाँ मतलब थोड़ा कच्चा रास्ता, और बहुत कम ही लोग वो रास्ता चुनते हैं, इसलिए तो हम आज रात रेस्ट के लिए होटल में रुकेंगे, ताकि कल आराम से अच्छे मन से शुरू कर सके। सरगम ने कहा, तुम साथ हो तो इंसान का अच्छा मन कैसे हो सकता है? शिव बड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? सरगम ने अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए कहा, नहीं वो मैं कह रहा था कि कचरा डस्टबिन में फेंक कर आता हूँ। शिव ने बात चेंज करते हुए कहा। दोनों ने सैंडविच खाकर नीचे चलना शुरू किया। अक्सर पहाड़ी इलाकों में मौसम काफी सुहाना रहता है, एकदम खुला आसमान, हरियाली, रास्ते में उनकी सुंदर सुंदर फूल भी दिख रहे थे। तभी उनके पास के गांव के कुछ लोग सर पर बड़ी बड़ी बोरी लाद कर क्रॉस हुए। इन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रोज इतना चढ़ना और उतरना। शिव ने उन्हें हैरानी से देखते हुए कहा, इनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और एक तुम हो, एक बार में ही तुम्हारी हालत टाइट हो गई। सरगम ने कहा तो शिव झेप गया। दोनों आगे चल रहे थे कि उन्हें बहुत ही सुंदर गुलाबी फूल दिखे, और दोनों वहीं रुक गए। कितने सुंदर फूल है ना? शिव ने उन्हें निहारते हुए कहा। पिंक वुड स्वरल नाम है इन फूलों का। सरगम ने उनके पास जाते हुए कहा। ये गुंडी बड़ी आइंस्टाइन बन रही है, जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान इसे ही आता है। शिव ने बड़बड़ाते हुए कहा। सरगम फूलों के पास जा रही थी। शिव को लगा वह फूलों को तोड़ेगी, लेकिन उसने फूलों की बजाय उनकी पत्तियों को तोड़ा और उन्हें मुंह में रख लिया। शिव हैरानी से उसे देख रहा था। ये पिछले जन्म में गाय थी लगता है। शिव ने सरगम को पत्ती खाते देखते हुए कहा। सरगम कुछ पत्तियां हाथ में लेकर शिव के पास आई और उसे हाथों में वो पत्तियां थमा दी। मैं नहीं खाने वाला ये, क्या पता जहर हो इसमें तो? शिव ने डरते हुए कहा। बंदर जहर होता तो मैं खाती क्या? मेडिसिन यूज है इन पौधों की पत्तियों का। सरगम ने कहा। अब आ करो, मैं खिला देती हूँ, सरगम ने कहा और कुछ पत्तियां शिव के मुंह में डाल दी। ये तो खट्टी और कड़वी हैं, शिव ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ अच्छी चीजें ऐसी ही होती हैं, सरगम ने कहा और आगे बढ़ गई। शिव उसके पीछे पीछे मुंह बिगाड़े चल रहा था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सरगम ने शिव से पूछा। नहीं, क्यों? शिव ने सरगम की तरफ देखते हुए जवाब दिया। नहीं, मैंने सोचा अगर होती तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में तुम्हारा नाम लिख जाता, सरगम ने शिव को छेड़ते हुए कहा। पर बेचारा शिव कुछ नहीं समझा। मैं कुछ समझा नहीं, शिव ने कहा। तुम ही सोचो, अगर इंसानी बंदर को गर्लफ्रेंड होती तो वो अजूबा ही होता ना, सरगम ने कहा और हंसने लगी। शिव समझ पाता उससे पहले ही सरगम नीचे जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। रुको तो सरू, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। कहाँ भाग रही हो? शिव ने कहा और सरगम के पीछे वो भी सीढ़ियां उतरने लगा। दोनों टॉम एंड जेरी की तरह भाग रहे थे कि अचानक उनके कदम ठहर गए। तुमने सुना? सरगम ने धीरे से शिव से कहा। हाँ, पानी के बहने की आवाज आ रही है, शिव ने इधर उधर देखते हुए कहा। चलो जल्दी, सरगम ने शिव से कहा और दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो दोनों अपने कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे पानी की आवाज तेज हो रही थी। जैसे ही दोनों ने लेफ्ट टर्न किया तो वो नजारा देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। इतना सुंदर नजारा शायद दोनों ने ही कभी नहीं देखा था। लिविंग रूट ब्रिज। शिव ने खुशी से चहकते हुए सरगम को देखा जो उसी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। पेड़ों से बड़ी बड़ी जड़ों को इंसानों द्वारा उन्हें दूसरे छोर पर तारों और सरियों के जरिए बांधा गया था, जिससे ये पेड़ों की जड़ों का पुल बन सके। पुल के नीचे से एक नदी बह रही थी जिसका पानी इतना साफ था उसमें पत्थर साफ चमकते हुए दिख रहे थे। वहाँ सरगम और शिव के अलावा कोई नहीं था, इसलिए आसपास बहुत ही शांति थी। कल कल करते पानी के बहने की आवाज और चिड़ियों की चहक की मधुर आवाज दोनों के कानों को सुकून पहुंचा रही थी। दोनों बस सुंदरता में खोए हुए थे। चलो तुम ब्रिज पर खड़ी हो जाओ और मैं तुम्हारा फोटो लेता हूँ, शिव ने कहा तो सरगम जाकर खड़ी हो गई और शिव उसकी फोटो लेने लगा। सरू, शिव ने सरगम से कहा तो सरगम उसकी तरफ पलटी। हाँ बोलो। जैसे ही शिव ने सरगम की आंखों में देखा कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं, कुछ नहीं, जाने दो, शिव ने कहा। अरे बोलो ना, क्या हुआ बंदर? सरगम ने कहा। नहीं, वो मैं सोच रहा था
कि अपनी एक सेल्फी ले लेते ताकि याद रह जाता कि साथ में ट्रिप करी थी। शिव ने कुछ डरते हुए कहा। उसे लगा पता नहीं सरगम उसकी इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगी। बस इतनी सी बात बंदर, और तुम इसके लिए इतना हिचकिचा रहे थे? सरगम ने शिव से कहा तो शिव ने अपनी नजरें झुका ली। आओ इधर। शिव ने नजरें उठाकर देखा। सरगम उसे ब्रिज के पास बुला रही थी। वो सरगम के पास जाकर खड़ा हो गया। सेल्फी इतनी दूर से नहीं आती बंदर, पास आओ। सरगम ने उसे जरा पास आने का इशारा किया तो शिव थोड़ा सा सरगम के करीब आया। मेरे से सेल्फी नहीं आ रही, तुम लो। सरगम ने शिव को फोन दे दिया। शिव सरगम के आगे था और सरगम शिव से थोड़ा पीछे खड़ी हुई थी। शिव जैसे ही सेल्फी लेने लगा और एकदम से हवा चली, जिसकी वजह से ब्रिज भी हल्का सा हिला और उस डर की वजह से सरगम ने शिव का हाथ पकड़ लिया और वो ही पल सेल्फी में कैद हो गया। सरगम ने एकदम से हाथ हटाया और अपने आप को संभाला। चलो वरना सूरज ढल जाएगा, शिव ने कहा तो सरगम ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों आगे गांव की तरफ बढ़ गए। नॉन ग्रेट गांव जाने से पहले उन्हें एक और नदी पार करनी थी जो पहले वाली से काफी बड़ी थी। इस नदी को पार करने के लिए एक छोटा सा लोहे का पुल बना था जिसमें जंग लगने के कारण काफी हिल रहा था। सरगम ने जैसे ही पुल पर पैर रखा वो पुल बुरी तरह से हिल गया। सरगम सहम गई और उसने पैर पीछे कर लिया। क्या हुआ सरू, चलो ना, शिव ने सरगम को देखते हुए कहा। नहीं, पुल हिल रहा है, अगर गिर गया तो मुझे डर लग रहा है, सरगम ने कहा। अरे बाकी तो बड़ी गुंडी बनती हो, अब इसमें डर गई, शिव ने सरगम को छेड़ते हुए कहा। मुझे पानी से डर लगता है, अगर पुल गिर गया तो हम पानी में गिर जाएंगे। सरगम की आवाज में डर था। शिव मौके की नजाकत को समझ रहा था। पकड़ो मेरा हाथ, प्रॉमिस कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, शिव ने सरगम की आंखों में देखते हुए कहा। सरगम ने शिव का हाथ पकड़ लिया और दोनों एकदम छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ रहे थे। पुल क्रॉस हो चुका था। थैंक यू, सरगम ने शिव की ओर देखते कहा। कोई बात नहीं, मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, शिव ने कहा। हाँ, बंदर वैसे भी उछल कूद में माहिर होते हैं और किसी से नहीं डरते, सरगम ने कहा और हंसने लगी। शिव बस उसकी ओर देखे जा रहा था। सरगम उसे मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। गांव अब कुछ ही दूरी पर था। तुम चलो आगे, मैं आता हूँ, शिव ने सरगम से कहा। क्यों, क्या हुआ, सरगम ने हैरानी से पूछा। नेचर्स कॉल, तुम्हें भी चलना है साथ, शिव ने कहा तो सरगम ने मुंह बिगाड़ दिया। तुम ही जाओ और हाँ, हाथ धोकर आना, सरगम ने कहा। वो थोड़ा आगे बढ़ गई कि रास्ते में उसे कुछ 3-4 लड़के खड़े दिखाई दिए जो थोड़े गुंडे जैसे दिख रहे थे। इसलिए सरगम वापस शिव के पास जाने के लिए पीछे मुड़ी कि तभी उनमें से एक लड़के ने सरगम का हाथ पकड़ लिया। सरगम डर गई। हाथ छोड़ो मेरा, सरगम जोर से चिल्लाई। गाँव में इतने छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी तो किसी का भी दिल आ जाएगा ना, उसमें से एक लड़के ने कहा जो सरगम को गंदी निगाहों से देख रहा था। आज तो मजा आ जाएगा, लेकर चल इसको अड्डे पर, उसमें से तीसरे ने कहा। सरगम छटपटा रही थी। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाने लगी। हाँ चिल्ला ले मेरी जान, यहाँ आसपास कोई सुनने वाला नहीं है, उसमें से चौथे आदमी ने कहा कि तभी उसके मुंह पर किसी ने मुक्का मारा और वो नीचे गिर गया। सरगम ने देखा तो वो शिव था। शिव प्लीज हेल्प मी, बचा लो मुझे, सरगम चिल्लाई। सरू मैं हूँ, तुम फिक्र मत करो, आ गया हूँ मैं, शिव ने कहा और गुंडों से भिड़ गया। जिस गुंडे ने सरगम को पकड़ा था वो भी सरगम को छोड़कर शिव के पास आ गया। शिव सबको धोए जा रहा था। सब मार खाकर डर के मारे भाग गए। लो और करनी थी ना तुमको सैलो ट्रिप, देख लो, आज अकेली होती तो क्या होता। शिव सरगम की तरफ मुड़कर बोल ही रहा था कि उसने देखा सरगम जमीन पर बेहोश पड़ी है। सरू क्या हुआ, उठो, शिव ने सरगम को उठाने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि सरगम पूरी तरह से बुखार में तप रही है। शिव ने बोतल में से पानी की कुछ छींटे भी मारे सरगम पर, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। शिव को अब सरगम की हालत देखकर डर लग रहा था। उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं सरगम को कुछ हो ना गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसने सरगम को गोदी में उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत